हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम 2024 वाले पेपर का सेकंड पार्ट आज से स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। दिस वीडियो विल बी अ बिट लेंदियर देन यूजुअल बिकॉज जल्दी ख़त्म करना है। मैं पेपर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए मैं 10 की जगह ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा। प्रोबेबली 40 या 50 क्वेश्चन तक आपको आज ख़त्म करवा दूंगा। नेक्स्ट, please excuse the weaker voice as I have been feeling under the weather from a couple of days। तबीयत ज़्यादा सही नहीं है मेरी, तो अगर वीक लगे वॉइस तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्सक्यूज कर देना उसके लिए मुझे। एंड नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन पेपर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट था। रिसर्च करते हुए देखा मैंने, मतलब पहले भी देखा था लेकिन रिसर्च करते हुए पता लगा कि एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट पेपर है। तो इसमें ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लॉजिक के थ्रू सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। दैट इज वाई हम इसमें काफी सारे क्वेश्चंस स्किप करने वाले हैं। लेकिन वो जो स्किपेबल क्वेश्चंस हैं उसमें भी अगर मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि सॉल्वेबल नहीं है लेकिन उनमें स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसा मिलता है हमें कि उससे कुछ सीखने को मिल जाए, तो मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड करूंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या देखने लायक चीज है जो हम नेक्स्ट पेपर में अपने में आने वाले एग्जाम में यूज कर सकते हैं। विद दैट लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। We will start with question number 11. Match the following list 1 with list 2। तो लिस्ट 1 में है एब्सोल्यूट एडवांटेज, फिर है थियरी ऑफ बिग पुश, थियरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। अब अगर मैं वर्ड एसोसिएशन करूं तो मुझे इनका मतलब तो समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज, मुझे इनके ऑथर या फिर जिसने भी स्कॉलर ने ये थ्योरी दी है उससे मैच करना है। तो अब किसी के नाम से ये तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसने ये दी होगी। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई तो एक फेमस पर्सनालिटी रही होगी जिसके बारे में हमें पता होता है कि भाई इसने ये दिया है, लेकिन हमें चारों नहीं पता होंगे। तो अगर मैं लिस्ट टू पढ़ूं तो देखो इसमें क्या है। पॉल रोजेंस्टाइन रोडन, एडम स्मिथ, रिचर्ड आर नेल्सन एंड रेगनर नर्स्क। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इसमें कि एडम स्मिथ का नाम तो हमने बहुत बार सुना है ना। एडम स्मिथ ने दिए एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, लेकिन उसके अलावा हमने बाकी चीजों के बारे में शायद नहीं सुना होगा। तो एडम स्मिथ वाला जो नॉलेज है, अगेन मैं कहूंगा लॉजिक कुछ नहीं है, नॉलेज है। तो मैं पहले यहाँ क्रॉस लगा दे रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज अनसॉल्वेबल बाय नॉलेज, सॉरी लॉजिक। नॉलेज से तो सारे ही सॉल्व हो जाएंगे, तो लॉजिक से तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसमें क्रॉस लगा दे रहा हूँ। लेकिन एडम स्मिथ के बारे में, एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में काफी लोगों को पता होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि वन का बी है, दैट इज हमारे ऑप्शन ए, और ऑप्शन डी कट जाएंगे और हम 50-50 पे पहुंच जाएंगे। उसके आगे दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व लॉजिकली। लॉजिकली तो खैर इतना भी नहीं किया हमने, लेकिन आंसर इसका एक्चुअली सी है। अब जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन को स्किप किया जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोर देन 95% ऑफ द पीपल सॉल्व नहीं करके आते हैं। और जो 10% सॉल्व करके आते हैं उनमें से कुछ ही लोगों को एक्चुअली पता होता है, बाकी तो ऐसे बस गैस वर्क करके आ गए और वो सही हो गया, ये रहता है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गिनी इंडेक्स इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब आप एक चीज देखो, ये एक इंडेक्स बोला हुआ है इसने, ठीक है। इंडेक्स को ग्राफ पे थोड़ी ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, है ना। इंडेक्सेस जो इंडाइसिस जो होते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कभी होते ही नहीं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं? कर्व्स। ओके, जो कर्व्स होते हैं, जैसे अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, तो इंडेक्स तो एक डेटा पॉइंट है। लेट्स से इंडेक्स की वैल्यू 0.4, मैंने लगा दिया 0.4, ये रहा मेरा, ठीक है 0.4। ये कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना हुई, इसका मीनिंग थोड़ी ना हुआ कुछ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? कोई कर्व होता है, लेट से एक स्ट्रेट लाइन है, लेट से एक ऐसे कर्विंग लाइन है, ये होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो मैं कह सकता हूँ गिनी इंडेक्स जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना होता है। दैट इज वाई ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ओके, हायर द गिनी इंडेक्स द ग्रेटर द डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी। ये बोल रहा है जितना ज्यादा गिनी इंडेक्स
की वैल्यू होगी, मतलब अगर 0.1 है और 0.4 है, तो ये बोल रहा है क्योंकि 0.4 ज्यादा है, तो ये इंडेक्स डिनोट करता है ज्यादा इक्वालिटी को। ठीक है। अब सॉरी, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया कि ऐसी ही चीजें होती हैं जहां पर फंसाया जाता है। ये है द लेसर द डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी, जितना ज्यादा गिनी इंडेक्स होगा उतनी ही कम इक्वालिटी होगी। एक्चुअल सही आंसर ये होगा, तो ये स्टेटमेंट भी है हमारा गलत। द वैल्यू ऑफ गिनी इंडेक्स हैज इंक्रीज्ड अमंग रेगुलर वर्कर्स while it decreased among casual workers in India as per इंडिया वेज रिपोर्ट। अब इंडिया वेज रिपोर्ट की बात हो रही, तो कीप इन माइंड ये पेपर 2024 फरवरी में हुआ था। उससे पहले जो इंडिया वेज रिपोर्ट आई थी वो 2023 में आई होगी। ओके, कोविड के बाद आई है। अब देखते हैं हुआ क्या था। कैजुअल वर्कर्स का जो कोफिशिएंट था, गिनी कोफिशिएंट है, गिनी इंडेक्स कैजुअल वर्कर्स का, वो एक्चुअली ड्रॉप हुआ था, डिक्रीज हुआ था। ओके, इसने डिक्रीज ही बोला है। लेकिन जो रेगुलर वर्कर्स हैं उनका इंक्रीज हो गया था। क्यों? क्योंकि जॉब लॉस हुआ था खूब सारा, एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। और इस वजह से क्या होता है कि हमें कोई सा भी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर नहीं है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कमीशन ने इस क्वेश्चन को कैंसिल या ड्रॉप कर दिया था, या फिर हम ड्रॉप्ड बोल देंगे। ठीक है। लेकिन ड्रॉप्ड होने के बावजूद भी मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसमें सीखने को हमें कुछ मिलता है कि इंडाइसिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होते हैं। और सेकंड में इसने एक ट्रिक यूज करी है, वो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर ये इकोनॉमिक्स में काफी ये ट्रिक यूज करी जाती है कि ये ट्रेंड की बात करते हैं कि इसके बढ़ने से ये बढ़ता है, या फिर इसके घटने से ये घटता है, या फिर इसके बढ़ने से ये घटेगा, या फिर इसके घटने से ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। इन चारों पॉसिबिलिटीज के साथ ही वो खेलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गिनी इंडेक्स के बढ़ने से इक्वालिटी कम होती है, तो ये बोलेंगे कि गिनी इंडेक्स के बढ़ने से इक्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है। ऐसे वाले ट्रेंड्स के साथ ये बहुत करते हैं, अगर दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताई हुई है तो ये बताने के लिए मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया। एक्चुअली क्वेश्चन ड्रॉप हो चुका था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद रेगुर सॉइल्स इन इंडिया? ये टर्म हमने प्रीवियस पेपर में भी देखा था, और क्योंकि हमने प्रीवियस पेपर में देखा था, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तो हमें एटलीस्ट थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, हमें इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए अपने साइड में। पेपर पे ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर पे ही छोटे छोटे नोट्स बनाते जाओ कि रेगुर सॉइल्स क्या होती है। अब तक सबको पता लग गया होगा, ये रेगुर सॉइल्स जो होती है ब्लैक सॉइल को ही बोलते हैं। और ब्लैक सॉइल के बारे में हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं स्टिल बोलना चाहूंगा कि हम लॉजिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं नॉलेज का सहारा नहीं लूंगा अभी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई चीज अगर रिपीट हो रही है बार बार, तो प्लीज उसके नोट्स बना लीजिए। अगर नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ लीजिए। जैसे कि ब्लैक सॉइल हमने पिछले पेपर में 2 बार पढ़ा था इसे क्वेश्चन में, तो अब तक इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये? इट इज डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। ठीक है। रॉक का नाम चेंज किया जा सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, हो सकता है इंटेंस लीचिंग ना होती हो। और अगर आपको याद हो तो प्रीवियस पेपर में हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है। ये इंटेंस लीचिंग कहाँ होती है, और क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे कौन सी सॉइल बनती है? वो बनती है लेटराइट सॉइल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ये प्रीवियस पेपर में कर चुके हैं, वरना मैं ये नहीं बोलता भी आपको। फिर आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। इट इज रिच इन आयरन, पोटाश, फॉस्फोरिक कंटेंट्स। ठीक है। अब देखो, आयरन भी गलत हो सकता है, पोटाश भी गलत हो सकता है, फॉस्फोरिक कुछ भी गलत हो सकता है, तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है इसमें। जब तक हम सॉरी आंसर नहीं लगा रहे हैं, तब तक हम प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, किसके गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है। तो अभी बात कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटी है। थर्ड पे आते हैं। इट इज टिपिकली फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ दक्कन प्लेटो। ओके, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ दक्कन प्लेटो एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। ठीक है।
अब इस स्टेटमेंट में क्या गलत हो सकता है? नॉर्थ वेस्ट की जगह डायरेक्शन बदल सकती है, डेक्कन प्लेटो की जगह कुछ और आ सकता है, और लावा फ्लोज की जगह कुछ और आ सकता है। फिर आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। इट इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम। अब ये बताइए आप मुझे कि टू स्टेटमेंट और फोर स्टेटमेंट, ये सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट नहीं है? अगर ये सिमिलर है तो हमने क्या सीखा है सिमिलर के बारे में? कि दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगी। अगर दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगी तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि हमारा जो डी ऑप्शन है दैट इज द इनकरेक्ट आंसर, बिकॉज टू और फोर दोनों इसमें साथ में आ रहे हैं। तो अब मुझे ऐसे ऑप्शन ढूंढना है जिसमें या तो टू हो या फोर हो, दोनों ना हो। ठीक है। और अभी अभी हमने ये स्टेब्लिश करा है कि भाई स्टेटमेंट वन जो है, इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, ये लेटराइट सॉइल की डेफिनेशन है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और एनी विच वे हमारे तीनों तो सही नहीं हो सकते, वन टू थ्री फोर, सॉरी टू और फोर में से एक होगा, हमारे सारे तो सही नहीं हो सकते। अब दो ही सही करने हैं, तो मतलब दो मुझे कैंसिल करने हैं। अब मैं दो कौन से कैंसिल करूंगा? एक तो टू और फोर में से एक कैंसिल हो जाएगा, और एक वन और थ्री में से एक कैंसिल होगा। देखते हैं। अब थर्ड पे आते हैं वापस। It is typically found in northwest region of Deccan Plateau and made up of lava flows। तो ये लावा फ्लोज की बात हो रही है। अगर ये लावा फ्लोज से बनता है तो इसका मतलब इग्नियस रॉक से बनता होगा। और लावा फ्लोज क्या है, पूरे प्लेटो पे फैल जाते हैं। और आपने दक्कन ट्रैप्स का नाम भी सुना होगा, वो क्या स्टेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाते हैं ब्लैक सॉइल। ये एज इट इज स्टेटमेंट जो है ये आपको एनसीईआरटी में दी हुई है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड वाला स्टेटमेंट। ठीक है। तो टू और फोर में से थर्ड के साथ हम देखेंगे। अब मुझे पता है फर्स्ट तो आना नहीं आंसर में। ठीक है। तो टू थ्री और थ्री फोर, तो थ्री तो हमारा सही है अगर हमें ये नहीं भी पता होता तो। टू और फोर में से आपको एक देखना है। हम फिफ्टी फिफ्टी तक आ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है थ्री एंड फोर। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following characteristics is associated with red and yellow soils in India? किसकी बात हो रही है? रेड एंड येलो सॉइल्स। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं। देखो, पिछले पेपर में हमारे पास तीन क्वेश्चन आए थे सॉइल से रिलेटेड। इस पेपर में ऑलरेडी हमने दो क्वेश्चंस देख लिए हमने सॉइल से रिलेटेड। डज दैट नॉट मेक सॉइल एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज? इफ इट डज, तो पांच छह टाइप की मोस्टली सॉइल है इंडिया में। तो वाई नॉट हम एक टेबल बना के जल्दी से इसे रट लें कि कौन किस में, किसकी डेफिनेशन क्या है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में पाया जाता है, कौन सी क्रॉप्स अच्छी उगती हैं, और किस किस मिनरल में ये रिच होते हैं। ये चार पांच पॉइंट जो है मैं ये कर लेने चाहिए एक टेबल बना के, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का काम है। दिस इज योर होमवर्क, ये कर लेना। ज्यादातर किसके बारे में बात करते हैं ये पेपर? ब्लैक सॉइल इनका फेवरेट है, लेटराइट सॉइल इनका फेवरेट है, एंड रेड एंड येलो सॉइल इनका फेवरेट है। उसके अलावा जो सॉइल्स होते हैं वो एक्चुअली जैसे एलुवियल है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, सबने पढ़ा होता है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन में ज्यादा पूछा नहीं जाता क्योंकि कंफ्यूजिंग नहीं है ये। फिर होता है एक एरिड रीजन की जो सॉइल होती है, ठीक है, जिसमें कैल्सिफिकेशन वगैरह होता है, उस सॉइल के बारे में बात करेंगे। वो भी कंफ्यूजिंग नहीं है, सबको पता है ड्राई रीजन में है तो कैसी होगी। ठीक है, कैपिलरी एक्शन होता होगा, कंकड़ पत्थर होंगे उसमें, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्सिफिकेशन होता होगा वहां पर, तो वो भी इजी है। ये तीन ही टाइप की सॉइल है जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। दैट इज वाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये क्वेश्चंस, ये जो सॉइल है आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। अब देखिए स्टेटमेंट वन, इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। अभी अभी हमने ये स्टेटमेंट वन पिछले क्वेश्चन के स्टेटमेंट वन में भी पढ़ी थी। दिस रेफर्स टू लेटराइट सॉइल। ठीक है। सेकंड पे आते हैं, इट डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये बोल रहा है आयरन के डिफ्यूजन की वजह से ये रेडिश कलर बना लेता है। ठीक है। अभी के लिए हम इसे होल्ड पे रखते हैं। अब क्योंकि इसने आयरन लिखा है तो आयरन की जगह कोई और एलिमेंट या मिनरल भी हो सकता है, राइट? तो गलत करने की प्रोबेबिलिटी है। फिर बोलता है इट डेवलप्स येलो कलर इन हाइड्रेटेड फॉर्म। येलो कलर इसका हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से बनता है। ठीक है।
अब इसमें कुछ गलत नहीं किया जा सकता, ठीक है। हो सकता है, बस इतना गलत किया जा सकता है, हो सकता है क्योंकि रेड एंड येलो सॉइल की बात हो रही थी, हो सकता है येलो की जगह रेड से रिप्लेस कर दे, और तो कोई गलती नहीं हो सकती। दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट को भी अब हम डाउट की कैटेगरी में रखेंगे। अब आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। इट डज रेड, इट डेवलप्स रेड एंड येलो कलर ड्यू टू आयरन एंड सल्फर इन ड्राई कंडीशंस। अब देखो, इसने रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, लेकिन इसके लिखने का मतलब यही है। हरियाणा सिविल सर्विस की पेपर बनाने वालों की आई डोंट नो उनकी ग्रामर वीक है क्या है, वो ऐसी गलतियां करते हैं। यहाँ पर इन्हें एक्चुअली रिस्पेक्टिवली भी लिखना था, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं है। हम अज्यूम करके चलते हैं रेस्पेक्टिवली, और फिर देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि इसका जो रेड कलर होता है वो आयरन की वजह से होता है, और येलो कलर होता है वो सल्फर की वजह से होता है। तो आपको नहीं लगता, क्योंकि सल्फर का कलर येलो है और आयरन रस्ट का कलर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड का। ये आपने बेसिक साइंस में पढ़ा होगा, है ना। अब ये आपको नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल इस स्टेटमेंट को ऑब्वियस बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये तो ऑब्वियस है कि येलो एलिमेंट है येलो कलर का, तो इसलिए वो सॉइल का कलर येलो कर दे रहा है, और एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास जिस जो हाइड्रेटेड फॉर्म में रेडिश ब्राउन हो जाता है, दैट इज वाई ये सॉइल का कलर रेड कर देता है। ये तो बहुत ऑब्वियस है। और मैंने आपको क्या सिखाया, जब ऑब्वियस स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करे तो वो स्टेटमेंट्स अक्सर रॉन्ग होती हैं। दैट इज वाई ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फोर्थ को गलत करती है हमारा सी और डी, कट जाता है ऑप्शन। अब हमारे पास क्या बचते हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में टू कॉमन है, टू कॉमन है, तो इसका मतलब टू तो सही होगा ही होगा। अब आते हैं वन और थ्री में। वन और थ्री में आपको ऑलरेडी पता है कि वन में जो डेफिनेशन दी हुई है वो लेटराइट सॉइल की दी हुई है, ना कि रेड एंड येलो सॉइल्स की। दैट इज वाई वन हमारा गलत है और थ्री हमारा सही है। टू एंड थ्री आर दी करेक्ट आंसर। अब मैं थ्री के बारे में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जिससे कि अगर ऐसा कुछ पूछ लिया है तो पेपर में आपकी हेल्प हो जाए। येलो कलर जो है हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से होता है, ये बिल्कुल बात सही है। जब मिट्टी में हाइड्रेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, और वो येलोइश कलर मिट्टी को दे देता है। लेकिन जब एब्सेंस ऑफ हाइड्रेशन होता है या बहुत ही मिनिमल हाइड्रेशन होता है, तो उस मिट्टी का कलर रेडिश कलर का होता है, वो भी आयरन की वजह से ही होता है। तो दोनों ही जो फोर्थ स्टेटमेंट में सल्फर और आयरन बोल रहे हैं ना, ये दोनों ही कलर आयरन की वजह से होते हैं। डिफरेंस बीइंग कि येलो कलर हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से होता है और रेड कलर ड्राई फॉर्म की वजह से होता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, consider the following statements. There is renewed thrust on crop production of millet crops. Which of the following statements is are attributable to रागी crop? ठीक है, रागी की बात हो रही है। रागी के बारे में कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। रागी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिंगर मिलेट, ठीक है। और याद रखना मिलेट जो है, अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो कॉमन नॉलेज है, मिलेट्स जो है जैसे कि बाजरा हो गया, ऐसी जो क्रॉप्स हैं ये बहुत ही आराम से कम पानी में भी उग जाती हैं, और इन्हें सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, बहुत इजीली ये क्रॉप्स उगती हैं, और ये न्यूट्रिशियस भी काफ़ी होती हैं। इतना जान लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो अभी आपने बहुत सुना होगा कि गवर्नमेंट मिलेट्स को बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दे रही है। वो इसीलिए दे रही है क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वाटर गजलिंग क्रॉप्स नहीं है, और न्यूट्रिशियस भी बहुत है। ये पॉइंट्स याद रखिए। अब आते हैं, रागी इज अ रेन फेड क्रॉप, ठीक है। रागी को रेन फेड किया जा सकता है, ठीक है, बारिश के पानी में हो जाती है, एंड मोस्टली ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे, इसमें ब्लैक सॉइल में हो जाती होगी, इन्हें तो सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा कम रिसोर्सेज चाहिए, तो व्हाई नॉट इन ब्लैक सॉइल, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। रागी ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शेलो ब्लैक सॉइल, ठीक है, किसी भी सॉइल में उग जाती है कहना चाह रहा है, तो इसमें भी मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड रिच इन आयरन, कैल्शियम, रफ एजेस। फर्स्ट एंड सेकंड को अभी मैंने डाउट की कैटेगरी में रखा है क्योंकि इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन थर्ड कैटेगरी को मैं बिल्कुल सही मानूंगा। अब क्यों सही मानूंगा, क्योंकि देखो
ये बोल रहा है ड्राई रीजन्स की क्रॉप है, मैंने अभी अभी आपको बताया इसे बहुत कम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ड्राई रीजन की क्रॉप है कोई दिक्कत नहीं है। और ये आयरन कैल्शियम और रफेज में रिच होती है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रिशियस है बहुत ज्यादा। तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत ज्यादा आयरन ना होता, थोड़ा तो होता ही होगा, कैल्शियम थोड़ा तो होता ही होगा, फाइबर जिसे हम रफेज भी बोलते हैं थोड़ा तो होता ही होगा, राइट। तो थ्री तो हमारा सही है ही है। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको इसमें डाउट भी है तो एक बार आप ऑप्शंस देख लो, ए में थ्री है, बी में थ्री है, सी में थ्री है, डी में थ्री है, तो थ्री तो हम गलत कर ही नहीं सकते इन एनी केस, राइट। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट पे। ये बोल रहा है कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश आर मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सारे तो बढ़िया हैं, शुरू के चार तो सही हैं, मान लेंगे। अरुणाचल को देखो आप, मिलेट्स को हम क्यों प्रोमोट कर रहे हैं, क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं है, बहुत बारिश होती है ना। और वो बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड स्टेट है, तो ये मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट तो नहीं होगी। हाँ हम इसे बोल सकते हैं रागी प्रोडक्शन होता होगा कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में, हम इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट तो नहीं होगी। और अरुणाचल प्रदेश एनीवे एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा बड़ा स्टेट है नहीं कि उसे मेजर बोल दें, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट को मैं बोल सकता हूँ एब्सोल्युटली गलत, सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल को देख के, जिसकी वजह से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी मेरा हो जाता है एलिमिनेट। अब आते हैं हम वन और टू पे। तो आइदर वन इज करेक्ट और टू इज करेक्ट, ए और बी को अगर हम देखें तो। और वैसे भी ये दोनों के दोनों सिमिलर स्टेटमेंट दिख रहे हैं, तो दोनों में से एक ही करेक्ट होना चाहिए। हाउएवर लॉजिकली अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है। अब फर्स्ट को इसने गलत क्यों माना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बस मुझे एक ही रीजन लग रहा है वैलिड जिसकी वजह से ये गलत मान सकते हैं, मोस्टली की वजह से, कि ये ग्रो तो होता है ब्लैक सॉइल में, मोस्टली ब्लैक सॉइल में नहीं होता होगा, ये बात है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सेकंड स्टेटमेंट में ब्लैक सॉइल का नाम तो इसने ले ही दिया, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। बट तो मुझे इसका ना थोड़ा सा लॉजिक मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, और मैं आपको बिल्कुल ऐसे परफेक्ट सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, क्योंकि अगर मैं परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि ये लॉजिकली सॉल्व करके तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन नहीं, कंफ्यूजन होती है इस सब में भी। और रियल एग्जाम टाइम सिचुएशन में यही होता है आपके साथ, नहीं समझ में आती चीजें, तो लॉजिकली भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, दैट इज वाई यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। अब क्योंकि मुझे ए और बी ही बचे हैं, तो मुझे ऑप्शन देख के पता लग रहा है मुझे किसी एक के साथ जाना होगा। और जब मुझे एक के साथ जाना होता है तो मैं मैक्सिमाइजेशन के साथ जाता हूँ। मैक्सिमाइजेशन किस में हो रहा है, रेड ब्लैक सैंडी लोमी शैलो ब्लैक सोइल सब की बात कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट को सही मानूंगा। ठीक है। हालांकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, तो फर्स्ट भी सही होनी चाहिए, बट कमीशन का मुझे नहीं पता कैसे क्वेश्चन इन्होंने सेट किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करने की बात कर रहा है। लिस्ट वन में बता दिया है कि वो किस टाइप की स्पीशीज है, मतलब कौन सी लिस्ट में आती है ये, और लिस्ट टू में उनका नाम दे दिया है। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने बस इसका नाम सुना होगा, लायन टेल्ड मकाक। लिस्ट टू में थर्ड वाला ऑप्शन देखो, लायन टेल्ड मकाक। इसके बारे में तो हमने पढ़ा है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में भी, और हरियाणा में भी शायद एक दो बार पूछा गया, ये काफी पहले, अभी नहीं तो इसके बारे में पता होता है, एंडेंजर्ड स्पीशी है ये एक। अब देखो ये क्वेश्चन मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लॉजिकली सॉल्वेबल नहीं है, अगर आपको आता है तो भी तो ही आपसे हो पाएगा ये। और मैंने थर्ड को क्यों पकड़ा है, क्योंकि थर्ड यूजुअली पढ़ा होता है सबने, तो ए का थर्ड होना चाहिए, जिससे कि हमारा सी और डी कट जाते हैं, 50-50 पे पहुंच जाते हैं हम, वो भी बेस्ड ऑन नॉलेज नॉट ऑन लॉजिक। तो इसका आंसर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये लॉजिकली सॉल्व नहीं हो सकता। इसका आंसर है बी, लायन टेल्ड मकाक जो एंडेंजर्ड स्पीशी है, और वल्नरेबल स्पीशीज में से ब्लू शीप है, और डेजर्ट शीप एंड हॉर्नबिल जो है वो रेयर स्पीशीज है। हॉर्नबिल का नाम भी हमने सुना हुआ है, लेकिन हम कभी पढ़ते नहीं है हॉर्नबिल को। हम इसे रेयर की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए डीप नॉलेज होनी जरूरी है, लॉजिकली सॉल्वेबल नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है। अब 17 कह रहा है कि ये ओर और माइंस की बात कर रहा है कि कौन से मिनरल की माइन कहाँ मिलती है।
तो ये भी प्रॉपर रटने वाला क्वेश्चन है। हमें बेल्ट्स के बारे में अगर नॉलेज है तो हम कर लेंगे, वरना नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एक बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है, तो आप इसका एक निमोनिक भी तैयार कर सकते हो कि कौन सा मिनरल कहाँ पे ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि आप एक निमोनिक बना के इसको याद करें। क्रॉस लगा देता हूँ, डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है। बस इसमें से हमें क्या पता होता है, ज्यादातर हमने ज्यादातर अमरकंटक का सुना होता है कि भाई अमरकंटक में क्या मिलता है, बॉक्साइट माइंस। काफी फेमस है अमरकंटक बॉक्साइट माइंस के लिए। अब मैं नॉलेज यूज कर रहा हूँ, लॉजिक नहीं, तो कंफ्यूज मत होना। सी होगा सेकंड का। और हम ये भी जानते हैं कि बालघाट जो है, ये जो वन दिया हुआ है आपको, बालघाट इज वेरी फेमस फॉर इट्स कॉपर माइंस। ठीक है, तो बी का वन और सी का टू जहां भी होगा वो आंसर होगा हमारा। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। क्योंकि नॉलेज बेस्ड है इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं इस पे। अब हम आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसे गौर से सुनिएगा। इसमें वर्ड एसोसिएशन यूज हो रहा है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट आर नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस का क्या मतलब होता है? फेरस का मतलब होता है, ये आता है फेरम वर्ड से। फेरम का मतलब होता है आयरन। ठीक है, जिसे हम साइंस में Fe से भी डिनोट करते हैं। तो नॉन फेरस का मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन नहीं मिलता। तो कॉपर तो देखो एक एलिमेंट ही है, अलग ही मेटल है। लेड भी अलग एलिमेंट है, टिन भी अलग एलिमेंट है। तो इनमें तो आयरन मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो साफ साफ एलिमेंट का नाम दे दिया, किसी और का भी नाम नहीं दिया। ठीक है, तो ये तो नॉन फेरस है ही। बात आती है बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट हमें पता होना चाहिए कि, और ये सबको पता भी होता है कि एल्यूमिनियम का और है ये। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया, इसमें कहीं भी आयरन नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, तो वर्ड एसोसिएशन क्या हुआ कि फेरस क्या होता है नहीं पता। तो जल्दी से अपने क्लास 10 के केमिस्ट्री के सिंबल्स को याद करो। आयरन को हम Fe से डिनोट करते थे, वो यहीं से आ रहा है, फेरम से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड माइका आर फेरस मिनरल्स। तो ये बोल रहा है मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड माइका आर फेरस मिनरल्स। मैं पहले तीन को छोड़ देता हूँ। माइका, माइका आपको पता है इलेक्ट्रिक बोर्ड्स वगैरह बनाने में यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बिल्कुल ही नॉन कंडक्टिंग होता है, ये रेजिस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक करंट को लेके। ये पेरिफेरल नॉलेज तो 10th क्लास में हम सीख लेते हैं। और अगर माइका नॉन कंडक्टिंग होता है तो क्या ये फेरस मिनरल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूंगा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो वर्ड एसोसिएशन किया करो। माइका का नाम पहले सुना, माइका के बारे में क्या जानते हो? इलेक्ट्रिक बोर्ड्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं होती। पास नहीं होती तो ये फेरस मिनरल कैसे हो सकता है? आयरन कंटेनिंग मिनरल नहीं हो सकता ये। इसमें देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर आते हैं हम नेक्स्ट। पोटाश, मार्बल एंड ग्रेनाइट आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब पोटाश, ठीक है, मार्बल, ग्रेनाइट, ये तो रॉक्स के नाम है। पोटाश मिनरल है, मार्बल और ग्रेनाइट रॉक है, तो ये तो नॉन मेटेलिक ही होंगे। तो इजी क्वेश्चन। फिर आता है फोर्थ पे, निकल, कोबाल्ट एंड प्लेटिनम आर प्रेशियस मेटल्स। ठीक है, तो प्लेटिनम तो प्रेशियस है, सबको पता है। प्लेटिनम की रिंग भी आती है, प्लेटिनम को हम ज्वेलरी में भी यूज करते हैं, तो प्रेशियस मेटल हो गया। लेकिन निकेल एंड कोबाल्ट, इनके बारे में हमने कब सुना है? इनकी कौन सी ज्वेलरी बनती देखी हमने? नहीं, राइट, दैट इज वाई ये गलत है। तो ये तो बेसिकली हमारा उससे भी हो जाएगा कि हम वर्ड एसोसिएशन कैसे करते हैं। तो हमारा 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम। अच्छा हाँ, एक और चीज, अगर आपको फेरस का मतलब नहीं पता था तो आप एक बार इसकी ना हिंदी वाली स्टेटमेंट भी पढ़ लो। स्टेटमेंट वन, तांबा, सीसा, टिन और बॉक्साइट अलौह खनिज है। अलौह मतलब जो लौह नहीं है, जो लोहा नहीं है। आपको समझ में आ गया? आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कांडला पोर्ट, ऑल्सो नोन एज सरदार पटेल पोर्ट, इज अ टाइडल पोर्ट। कांडला
सबको पता होता है मेजर पोर्ट है कहाँ पर है, गुजरात में, इतना तो पता होगा। भाई पेरिफेरल नॉलेज तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही खाली दिमाग लेके आ जाएंगे। इतनी भी ज्यादा कसम नहीं खा रखी है कि पढ़ के ही नहीं जाएंगे। अब आपको कंडला पोर्ट के बारे में कुछ ना पता हो, नाम पढ़ के ये तो पता होगा कि ये गुजरात में है, राइट। ऑल्सो नोन एज सरदार पटेल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी किसी चीज को ऑब्वियस बनाने की कोशिश करें, आप कह दो नहीं जी हम ट्रैप में नहीं फंसेंगे। ऑब्वियस है तो ट्रैप है। कोई गुजरात से कोई पोर्ट है तो ये बोल रहे सरदार पटेल पोर्ट बोलते हैं इसे, इसका दूसरा नाम है। आप एक बात बताइए, बहुत ऑब्वियस बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है? अगर ये ऑब्वियस बनाने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल बिवेयर, बिल्कुल एकदम ध्यान दो इस बात पे कि ये स्टेटमेंट मोस्टली गलत होती है। अभी अभी पीछे एक एग्जांपल दिया मैंने इसका आपको, तो ये स्टेटमेंट हाईली लाइकली है कि गलत होगी। अभी हम ऑप्शंस में एक्सप्लोर करेंगे, चलो मैं क्रॉस नहीं लगाता इसके सामने अभी, बाद में लगा लेंगे क्रॉस। लेकिन ये स्टेटमेंट हाईली लाइकली गलत होगी। अब नेक्स्ट आता है मार्मगांव पोर्ट इज फॉर द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्ट। अब मार्मगांव कहाँ है? गोवा के पास में है ये बोल रहा है कि आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है ये। अब आप एक बात बताओ, क्या आप ये कह सकते हो कि मारमागांव पोर्ट जो है आयरन ओर एक्सपोर्ट नहीं करता? कैन यू प्रूव दिस? इफ यू कैन, गुड। और ये बोला प्रीमियर आयरन पोर्ट है, ठीक है। प्रीमियर मतलब मेजॉरिटी या फिर इट हैज स्पेशलाइजेशन इन आयरन ओर एक्सपोर्ट। अब आप नॉलेज का यूज करो, थोड़ा सा कॉमन नॉलेज का, मतलब थोड़ा सा लॉजिक का। हमने आयरन ओर की बेल्ट्स के बारे में पढ़ा है, तो क्या सदर्न इंडिया में मिड दक्कन प्लेटो आयरन ओर नहीं मिलते? बहुत सारे आयरन ओर मिलते हैं। तो उनके सबसे पास कौन सा पोर्ट है? मार्गमाओ पोर्ट। तो क्या यहाँ पर आयरन ओर का एक्सपोर्ट नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। तो इस स्टेटमेंट को तो मैं गलत नहीं कह सकता, दैट इज वाई टू इज द करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड पे आते हैं, चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। इसने ओल्डेस्ट भी नहीं बोला, ऑल दो चेन्नई इज द ओल्डेस्ट, जो भी मेजर पोर्ट्स हैं उसमें, लेकिन फिर भी इसने बोला है वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो इसने पहले ही स्टेटमेंट को डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। और मैंने आपको सिखाया अगर स्टेटमेंट को वाटर डाउन डाइल्यूट करने की कोशिश करी जाए, दैट वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी जाती है क्योंकि उस स्टेटमेंट को एग्जामिनर को एब्सोल्युटली करेक्ट बताना है। तो चेन्नई तो वैसे भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ही, तो हम लगाएंगे चेन्नई वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम बोलते हैं पैराद्वीप पोर्ट स्पेशलाइजेज इन एक्सपोर्ट ऑफ माइका इन द कंट्री। अब पाराद्वीप पोर्ट है कहाँ? सबसे पहले ये देखो, आपको पता है ये ओडिशा के कोस्ट पे है पाराद्वीप, ठीक है। क्या उधर माइका बहुत ज्यादा है? आपको पता होगा ये जो पाराद्वीप पोर्ट का जो हिंटरलैंड है, मतलब आसपास का एरिया है जिस एरिया को ये सर्व करता है, वो बेल्ट कौन सी है? कोल और आयरन की, राइट। इतना तो सबने पढ़ा होता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कोल एंड आयरन। तो एक ऐसा पोर्ट जो उस बेल्ट में सिचुएटेड है जहां पर कोल और आयरन और बहुत ज्यादा मिलता है, क्या वो पोर्ट माइका में स्पेशलाइज करेगा? माइका मिलता है उधर लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलता, तो स्पेशलाइजेशन कहाँ होगी? आयरन ओर और कोल में। दैट इज वाई स्टेटमेंट हो जाता है हमारा गलत। तो हम ऐसा ढूंढे जिसमें 2 3 हो लेकिन 4 ना हो, वो है हमारा ऑप्शन बी। तो वन को हमें सही या गलत करने की जरूरत पड़ी भी नहीं है। लेकिन गोइंग बाय द पैटर्न मैं कहूंगा कि क्योंकि ये स्टेटमेंट को ऑब्वियस बनाने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो मैं इस स्टेटमेंट को गलत मानूंगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? जॉइन द डॉट्स, ठीक है, सिर्फ एक लॉजिक पे नहीं जाना। अब लॉजिक क्या क्या, देखो एक तो ये रिइंफोर्स कर रहा है कि मेरा आंसर 2 3 निकल के आ रहा है, तो वन नहीं आना चाहिए आंसर। और जब मैं वन स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास एक रीजन है उसे इनकरेक्ट मानने का। सॉरी। दैट इज वाई मैं कहूंगा कि वन वाला गलत है। एक्सक्यूज मी फॉर ये जो बीच में मैं खांसी वगैरह कर रहा हूँ, इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। सो प्लीज बेयर विद मी, अपोलॉजीज फॉर दिस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज वाई मैं इस पे स्टार मार्क कर देता हूँ। ट्रिकी क्यों है अभी बोल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। सप्त ऋषि फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन बिग बेर, ठीक है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। सप्त ऋषि फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब दोनों सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट है तो दोनों में एक गलत होगी, ये सीखते हुए आए हम। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे। एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड अर्थ। अब ये तो कॉमन नॉलेज है, इसमें कोई लॉजिक का यूज नहीं करना चाहता मैं, सबको पता है एस्टेरॉयड बेल्ट जो आती है वो अर्थ के बाद आती है, ना कि अर्थ से पहले। और बाद आती है तो इसका मतलब मार्स और अर्थ के बीच में तो नहीं होगी। दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। और अगर मेरा थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो थर्ड तो आंसर में नहीं आना चाहिए, तो सी और बी मेरे कट जाते हैं। ठीक है, तो अब ए और डी देखो, ए और डी दोनों में ही 1 और 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते, यूजुअली हम ये करते कि मैं कहता कि 1 और 2 में से एक सही होना चाहिए, क्योंकि दोनों सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट है, एक गलत हो जाएगा। तो मैं देखता या तो 1 या 2 जिसमें दोनों ना हो, और इनमें से एक होना भी चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। देखो, अब मैं क्या करता, फिर मैं ए को काट देता और डी को काट देता, क्योंकि दोनों में 1 और 2 दोनों है, तो दोनों तो साथ में नहीं हो सकते थे। फिर मैं बोलता क्योंकि दोनों सिमिलर लुकिंग है तो एक तो करेक्ट हो गई, तो इसका मतलब मैं ऐसा ऑप्शन ढूंढूंगा जिसमें या तो 1 या 2 आता हो, तो फिर मैं बी वाले ऑप्शन पे जाता और इसे मार के आगे बढ़ जाता, और ये हो जाता मेरा गलत। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा बच क्यों रहा है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने इतना इजी दे दिया है कि ये सबको पता होता है, इसलिए मैंने थर्ड को पहले काटा। सॉरी, तो मैं थर्ड स्टेटमेंट की वजह से गलत आंसर लगाने से बच गया। अब थर्ड को काटते मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि 1 और 2 दोनों सही है। अब मुझे फोर्थ को देखना है। द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इज सिरस। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऐसे अनकॉमन नेम है, जब ऑब्वियस बनाए तो गलत, लेकिन जब अनकॉमन चीज, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिक्शन ऐसी चीज यूज करे तो वो सही। तो सेरेस के बारे में हमने कभी ज्यादा नहीं सुना होता है, तो दिस इज हाईली लाइकली टू बी करेक्ट, और प्रोबेबिलिटी इसके करेक्ट होने ज्यादा, 4 को सही मानूंगा, दैट इज वाई डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सप्तऋषि जो है वो एक शेप होती है कॉन्स्टलेशन बिग बेयर में। बिग बेयर वो वाला कॉन्स्टलेशन है जो एक बेयर की इमेज बनाता है, और ये जो कॉन्स्टलेशन है, सॉरी, ये जो सप्तऋषि है, ये सप्तऋषि ये वाली फॉर्म है जो आपने कभी कभी स्काई में देखी होगी, जो कुछ ऐसा बनाती है शेप। अगर आपने देखा होगा ऐसी शेप जो बनती है लेडल की तरह, चमचे की तरह, ये है हमारा सप्तऋषि। ठीक है, तो सप्तऋषि जो है ये एक्चुअली दोनों का पार्ट है। दोनों का पार्ट क्यों है, क्योंकि बिग बेयर एंड ओरसा मेजर ये सेम ही चीज है, इनके दो अलग नाम हैं बस। ये दैट इज वाई ट्रिकी क्वेश्चन था कि बिग बेयर और उर्सा मेजर दोनों सेम ही चीज है। इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर नॉलेज, शायद कभी आगे यूज हो जाए। उर्सा ये जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, और इसका मतलब होता है शी बेर, मतलब एक फीमेल बेर को उर्सा बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में। तो बिग बेर उर्सा को ही बोला जाता है। दैट इज वाई स्टेटमेंट बहुत, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 एक्चुअली कैंसिल हो चुका है, इसलिए हम इस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। ये शेयर उसका क्वेश्चन है, शेयर नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक यूज नहीं हो रहा। ये कैंसिल क्यों होता है वो भी बता देता हूँ मैं। क्योंकि शिपकी लेक नाम से कोई जगह है ही नहीं, कोई झील है ही नहीं जिसका नाम शिपकी हो। शिपकी ला है जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, तो इसका अगर ये कैंसिल नहीं होता, ये लेक की जगह ला लिखते तो हमारा बी आंसर होता है इसका, क्योंकि शिपकी ला जो है हिमाचल में है। बस यहां से मैं देख सकता हूं कि एक बुर्जिल नाम जो है वो तो मुझे कश्मीरी नाम लग रहा है, बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये जो इसने लिपू लेके लिखा हुआ है, ये लिपू लेके, ये एक्चुअली लिपू लेक है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ये पेपर हुआ था 2024 में, तो उससे पहले 2023 या फिर 2022 के एंड में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द ईयर, लेकिन उस टाइम पे ये जो उत्तराखंड और नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़े से टेंशन्स चल रहे थे। नेपाल ने लिपू लेक, जिसका नाम दिया हुआ है लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा,
लिम्पी या धुरा। इन तीन जगहों को, ये तीन एरियाज जो कि एक्चुअली इंडियन टेरिटरी में आते हैं, और इन पे कोई ऐसा कोई वो भी नहीं चल रहा है, विवाद भी नहीं चल रहा है, इनको अपने टेरिटरी में क्लेम कर रहे थे वो, जिस वजह से टेंशन हो रही थी इंडिया और नेपाल के बीच में। दैट इज वाई इस स्टेटमेंट को मैं, इस क्वेश्चन को मैं इजी क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि लिपू लेक का नाम न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा था, तो हमें पता चल जाता कि लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड में है। तो बी का 3 जो है हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये सही हो जाता। तो करंट अफेयर्स भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं, बट बिकॉज ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है, तो वी विल नॉट ड्वेल ऑन इट फर्दर। ठीक है, अब आते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन अगेन अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है लॉजिक के थ्रू। इस पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो लॉजिक के थ्रू सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दैट इज वाई इस क्वेश्चन की जो कट ऑफ है वो भी बहुत नीचे गई थी। इट वाज अराउंड 45 और 50 के बीच में कहीं थी। वैसे सिविल सर्विस, हरियाणा सिविल सर्विस की कट ऑफ 65 प्लस ही होती है, 65 के आसपास होती है, इसकी 47 48 कुछ थी। वो इसीलिए थी क्योंकि क्वेश्चन अनसॉल्वेबल थे बहुत सारे। देखते हैं क्या कह रहा है। ये अनसॉल्वेबल है लेकिन फिर भी एक और पढ़ लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। कॉपर एंड निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम, फॉस्फेट, लाइमस्टोन, साउथ अफ्रीका, ओंटारियो, कॉकेसस एंड अल्जीरिया। तो ज्यादातर जो लोगों को पता होता है, आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है कितनों को नहीं, कि अल्जीरिया इज रिच इन फॉस्फेट, बस इतना तो पता होता है, इससे ज्यादा नहीं पता होता। और अगर मुझे ये पता है तो मेरा आंसर आ जाएगा, वरना नहीं नहीं आ पाएगा। अब अगर नहीं आ पा रहा तो डू नॉट पैनिक, बिकॉज ये ज्यादातर लोगों को नहीं आएगा इसका आंसर। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23। क्रॉस में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि नॉट लॉजिकली सॉल्वेबल, लेकिन फिर भी मैं इसे इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन नॉलेज है, सबको पता होता है इसके बारे में। प्रेरीज नाम सुना होगा आपने। प्रेरीज का होता है नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड्स को बोलते हैं प्रेरीज। तो जहां भी नॉर्थ अमेरिका दिख जाए इसे सही मान लो, तो डी का 3। ऐसे ही पेम्पस, बहुत पढ़ा है हमने इसके बारे में भी बचपन में, 6 7 क्लास में पढ़ते थे हम ज्योग्राफी में, राइट। तो पेम्पस क्या होता है? वो ब्राजील वाला जो एरिया होता है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ब्राजील वाला एरिया, वो साउथ अमेरिका वाला जो एरिया होता है, उसे हम पेम्पस बोलते हैं, जो अर्जेंटीना वाला है। ठीक है, तो अर्जेंटीना वाला एरिया को, साउथ अमेरिका वाले एरिया को हम पेम्पस ग्रासलैंड्स बोलते हैं वहां पे। फिर आता है हमारा वेल्ड। वेल्ड हम साउथ अफ्रीकन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली लॉजिक तो कुछ है ही नहीं, इसका आंसर है डी। ये क्योंकि सबको पता होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें पढ़ते हैं, इसके पीछे एक स्टोरी भी है इंटरेस्टिंग। वो मुझे शायद इसलिए पता है क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल था मेरा, बाकी आप सुन लेना क्या है। द जेट स्ट्रीम्स, अब वर्ड एसोसिएशन चलेगा यहाँ पे अच्छा वाला। द जेट स्ट्रीम्स आर द जेट स्ट्रीम्स आर स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ अपर लेवल वेस्टर्ली winds which follow a meandering path। ठीक है, अब आप देखो, जेट स्ट्रीम नाम क्यों है इसका, अगर आपको नहीं भी पता तो आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हो कि इसे जेट क्यों बोल रहे होंगे हम। जेट से रिलेशन होगा इस स्ट्रीम का कुछ। ठीक है, जेट मतलब वो जो फाइटर जेट्स उड़ते हैं उनकी बात हो रही है, उससे कुछ मतलब होगा। अपर लेवल वेस्टर्ली विंड्स की बात कर रहा है, मतलब अर्थ से काफी ऊपर लेवल पे है ये। तो आप इसे एसोसिएट कर पा रहे हो जेट को अपर लेवल से, तो बिल्कुल सही लग रहा है, राइट, क्योंकि ये सही है। वेस्टर्ली विंड्स, हो सकता है वेस्टर्ली गलत हो सकता है ईस्टर्ली विंड हो, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। द टर्म जेट स्ट्रीम वाज फर्स्ट अप्लाइड टू हाई वेलोसिटी अपर लेवल विंड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। अब आप कहोगे ये पॉसिबली किसी को कैसे पता हो सकता है अगर रीड ना किया हो। मैं कह रहा हूं नहीं पता आपको, लेकिन आप एक बात बताओ मुझे। मैं कह रहा हूं एक हवा है, जेट स्ट्रीम नाम है उसका, और जेट स्ट्रीम उसे हमने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बोला था। ये इतना रैंडम स्टेटमेंट है कि ये कोई इमेजिन थोड़ी ना कर रहा होगा। भाई गलत तो वो चीज होंगी जो किसी ने इमेजिन करी होंगी कि चलो ये लिख देते। किसी के दिमाग में जेट स्ट्रीम को वर्ल्ड वॉर से एसोसिएट करने का क्यों ही आएगा अगर वो बात सच नहीं है तो।
ये सोच के देखिए आप। तो बहुत ज्यादा जो आउट ऑफ द ब्लू स्टेटमेंट लगती है वो यूजुअली करेक्ट होती है ना। अब अगर जेट स्ट्रीम का वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना नहीं होता तो एग्जामिनर कैसे पॉसिबली सोच सकता था कि मैं ये एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि जेट स्ट्रीम वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज किया गया था टर्म। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगा ही नहीं, ये स्टेटमेंट तो हमेशा सही होगा। ठीक है, दैट इज वाई इसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अब कह रहा है कि इसने विंड्स के नाम दिए हुए हैं और फिर एरिया दे दिया कि इस एरिया में विंड्स पाई जाती हैं और आपको मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट वन कह रहा है माउंटेन ब्रीज, मतलब पहाड़ों से रिलेटेड हवा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है चिनूक, विंड का नाम है। सिमूम, और फिर है सिरोको। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जहां भी डिफिकल्ट लगे और कोई भी फेमिलियर वर्ड आ जाए तो सबसे पहले उस वर्ड को पकड़ो और वर्ड एसोसिएशन करो। हमने वर्ड एसोसिएशन इतनी बार पढ़ लिया होगा अब तक कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस टेक्निक को कैसे यूज करते हैं। अब देखो, ज्यादातर लोगों ने चिनूक के बारे में सुना होगा। क्यों कह रहा हूं ज्यादातर लोगों ने? क्योंकि चिनूक एक हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर है ये, जो कि बोइंग मैन्युफैक्चर करता है यूएस में। और इंडिया ने, इंडियन एयरफोर्स बॉट चिनूक, काफी डिस्कशन हुआ था इस पे। दैट इज वाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चिनूक के बारे में पता होगा, चिनूक का नाम सुना होगा कि एक हेलीकॉप्टर है और कहाँ से है, यूएस से है। अगर इतना पता है तो आप ये कह सकते हो कि अब आप लिस्ट टू पढ़ो जल्दी से। सहारा डेजर्ट, कैटाबेटिक स्नो ईटर और एशियाटिक एंड अफ्रीकन डेजर्ट। ठीक है, अब एक विंड का नाम दिया हुआ है मुझे जो कि यूएस से रिलेटेड है, क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर्स यूएस से रिलेटेड है तो वो विंड पैटर्न भी यूएस से रिलेटेड होगा। तो अगर ये यूएस से रिलेटेड है तो क्या इसका वन आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। सहारा डेजर्ट उससे तो रिलेटेड नहीं है। क्या इसका फोर आंसर हो सकता है? एशियाटिक एंड अफ्रीकन डेजर्ट नहीं हो सकता। तो चिनूक का या तो वन आंसर होगा या टू आंसर होगा। इससे अलग, सॉरी, टू होगा या थ्री होगा, इससे अलग तो नहीं हो सकता। तो देखते हैं, बी का टू या बी का थ्री होना चाहिए और कुछ नहीं होगा। बी का टू या बी का थ्री होगा। तो मैं सी और डी को काट सकता हूं अगर बी का टू या बी का थ्री है तो। ठीक है, काट दिया। तो हम पहुंच गए 50-50 पे। अब आप देखो आपको कौन सा लगाना है। अब आप थोड़ा सा और वर्ड एसोसिएशन करने की अगर कोशिश करो तो क्या ये सिमूम जो नाम है, ठीक है, सिमूम नाम जो दिख रहा है आपको, ये आपको थोड़ा अरेबिक वर्ड नहीं लग रहा? सिमूम वर्ड जो है अरेबिक लग रहा है। तो अरेबिक रीजन कौन सा है इसमें? अरेबिक रीजन है इसमें एशियाटिक एंड अफ्रीकन डेजर्ट। अरेबिक लैंग्वेज यही बोली जाती है। तो सिमूम को मैं सी का फोर से मैच कर सकता हूँ। यस। और अगर आपको ये नहीं भी पता तो आप क्लास 11th की ज्योग्राफी की बुक में कैटाबेटिक विंड्स के बारे में नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते हैं बिल्कुल। जो माउंटेन में फ्लो होती है, अपर लेवल से वैली के अंदर जाती है, उसे कैटाबेटिक विंड बोलते हैं। ठीक है, अगर ये तो शेयर नॉलेज की बात हो गई, लेकिन अगर आप सिर्फ एसोसिएशन की बात करें तो सिमूम वर्ड जो है वो मुझे बिल्कुल अरेबिक साउंड कर रहा है, अरेबिक लैंग्वेज। और साउंड कर रहा है तो अरेबिक रीजन का मैं लगा दूंगा। तो सी का फोर होना चाहिए। सी का फोर दोनों में है, तो यहां से तो हमारा स्टेटमेंट वो नहीं हो रहा है। अब सिरोको, सहारा डेजर्ट और, तो आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी इसमें, 50-50 से आगे शायद हम नहीं बढ़ सकते। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 26। 26 जो क्वेश्चन है ये भी अनसॉल्वेबल लग रहा है मुझे। हम इसे देख लेते हैं एक बार। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। अनसॉल्वेबल,
लेकिन एक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह प्रेरी वाला जो क्वेश्चन था अनसॉल्वेबल है लॉजिकली, लेकिन मैं इसे इजी कैटेगरी में डालूंगा। क्यों डालूंगा? क्योंकि एंजल फॉल्स के बारे में सबने पढ़ा होता है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट या हाईएस्ट फॉल्स है। ठीक है, क्लास थर्ड, फोर्थ, सेकंड, उस टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट फॉल कौन सी है, एंजल फॉल्स है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। तो ए का वन हो जाएगा हमारा। अब बता रहा हूं मैं, लॉजिक यूज नहीं कर रहा हूं मैं, नॉलेज यूज कर रहा हूं, लेकिन बहुत कॉमन नॉलेज है वो। ठीक है, तो ए का वन हो जाएगा। ए का वन सिर्फ हमारा ऑप्शन ए में है, तो हमारा आंसर आ गया। और कोई आंसर हमारा मैच नहीं, फिट नहीं बैठ रहा है इस पे। फिर भी हम देख लेते हैं। कुछ नहीं तो नायग्रा फॉल्स के बारे में तो लोगों ने सुना ही होता है। ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है। तो यूएस एंड कनाडा बोल देंगे हम। सी का फोर, सी का फोर भी आ रहा है। अगर सी का फोर पता है तो भी ये क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो गया, क्योंकि सी का फोर भी एक ही ऑप्शन में है। और अगर आपको डी का थ्री पता है, विक्टोरिया फॉल्स, ये आते हैं जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया के बॉर्डर पे। तो भी ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन सही। लेकिन अब इसमें मैं कमीशन की गलती आपको बताता हूँ। इसने साउथ अफ्रीका लिखा हुआ, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसमें से कोई भी फॉल जो है, कोई भी, वो साउथ अफ्रीका में है ही नहीं। विक्टोरिया फॉल्स है साउथ अफ्रीका के सबसे पास, वो भी जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पे है। साउथ अफ्रीका की जगह इन्हें लिखना था सदर्न अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो एक्चुअली एक कंट्री का नाम है। लेकिन अगर मैं सदर्न अफ्रीका लिखता तो ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया वाला एरिया कंसिडर किया जा सकता था। ये कमीशन की गलती है। इस पेपर में बहुत सारी गलतियां करी है कमीशन ने। और मैं तो बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि अगर ये अलाउ करते कि ये कट ऑफ वगैरह बताएं और मार्क्स मार्क्स वगैरह बताएं कैंडिडेट्स के, तो इन पर इतने सारे लीगल केसेस हो जाएंगे कि पेपर को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये इतनी गलतियां करती हैं अपने पेपर में। लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी एक गेम खेलते हैं हमारे साथ, कि ये बोलते हैं कि ना तो हम कट ऑफ देंगे, ना हम नंबर बताएंगे, और ना ही आप पूछोगे, और कोई इसके बारे में कोर्ट केसेस भी नहीं करेगा। ये पहले अपने एडमिट कार्ड पे और इंस्ट्रक्शंस में बोल देते हैं, तो लोग कुछ करते भी नहीं है। लेकिन ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी गलतियां कर, अभी आपको मैं गिनवाता जाऊंगा गलती। एक तो साउथ अफ्रीका सदर्न अफ्रीका की गलती हो गई, एक पीछे मैंने आपको अभी गिनवाई थी, आगे भी मिलेंगी तो गिनवाऊंगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 अगेन अनसॉल्वेबल क्वेश्चन लॉजिकली, और ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि नॉलेज में भी नहीं होता ये लोगों के। ठीक है, बस मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, ये इसने टाइप्स ऑफ डेल्टा बोले हुए हैं और नदियों के नाम दिए हैं, कौन सी नदी कौन सा डेल्टा बनाती है। तो आप बस ये कह सकते हो कि इंडिया में जो एस्चुरिन डेल्टा बनते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, तो वेस्ट कोस्ट पे ज्यादा बनते हैं, ईस्ट कोस्ट पे तो बहुत ही मिनिमल होते हैं। और हमारी जो महानदी डेल्टा है वो ईस्ट कोस्ट पे है। तो मैं कह सकता हूँ कि महानदी का बी तो नहीं हो सकता, बी का थ्री तो नहीं हो सकता, तो मैं डी को काट दूंगा बस। ठीक है, और ये बर्ड फुट डेल्टा, ये कॉमन इंग्लिश नाम लग रहा है, ऑल्दो सारे ही इंग्लिश नाम हैं, लेकिन एक कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज जैसे बर्ड फुट, ये तो एस्चुराइन, ट्रिपल डेल्टा, आर्कुएट डेल्टा, ये तो टेक्निकल नेम्स हो गए, इंग्लिश के तो है लेकिन टेक्निकल नेम्स है। एक कॉमन सा नेम कौन सा है, कि जैसा वो डेल्टा दिखता होगा उसका नाम वैसा ही रख दिया, बर्ड फुट डेल्टा। ठीक है, तो ये जो डेल्टा है ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग रीजन में होना चाहिए। लॉजिकली अगर सोचें तो मैं कहूंगा कि देखो, महानदी तो इसका आंसर होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग रीजन नहीं है वो। और नाइल भी अरेबिक स्पीकिंग रीजन है। तो मैं कहूंगा इसका आंसर मैकेंजी या मिसिसिपी होना चाहिए, वन या टू होना चाहिए। तो ए का या तो वन या टू होगा, तो मैं सी को भी काट दूं। तो इस तरीके से मैं 50-50 पे तो पहुंच सकता हूँ लॉजिक का यूज करते हुए, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, फिर आता है एक हमारा ट्रिपल डेल्टा। अब ट्रिपल डेल्टा कौन बनाता है? महानदी बनाती है, यस, सबको मतलब पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो। लेकिन इसका आंसर बी है, महानदी ट्रिपल डेल्टा बनाती है। वैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट था, स्किपेबल क्वेश्चन था, अगर एग्जाम सिचुएशन में नहीं आ रहा तो स्किप कर जाओ, मैक्सिमम लोगों को नहीं आएगा। ये याद रखना, क्वेश्चन छोड़ने में कभी डरना नहीं।
अगर आपको दिख रहा है ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में कभी कोई कहीं नहीं पढ़ता है, तो इसका मतलब वो किसी को भी नहीं आता, और किसी को भी नहीं आता तो वो क्वेश्चन कट ऑफ पे फर्क डालेगा ही नहीं। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ 30 चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते ना लोग। तो ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग की जगह आप छोड़ के आ सकते हो, जहां पर आप 50-50 तक भी नहीं पहुंच रहे हो। अगर आप किसी तरीके से 50-50 पहुंच रहे हो तो आंसर सॉल्व करके निकल जाओ, लगा के निकल जाओ आगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। द एंशंट स्टेटमेंट वन, द एंशंट बुद्ध या फिर बौद्ध स्तूप इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ ब्रह्म सरोवर। अब ये कह रहा है ब्रह्म सरोवर के आसपास एक बौद्ध स्तूप है, लेकिन ये बोल रहा है वो वेस्ट साइड पे है। ये स्टेटमेंट में बस वेस्ट साइड गलत हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साउथ कुछ भी हो सकता है वेस्ट की जगह। ठीक है। अब ये बोल रहा है द मून इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अप्रॉक्स 3 एकर्स। अप्रॉक्स बोल रहा है, गलत नहीं करूंगा मैं। 2 पॉइंट कुछ का होगा, 3 पॉइंट कुछ का होगा, 4 पॉइंट कुछ का होगा, तो अप्रॉक्स 3 में बोल सकता हूँ उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। द हाइट ऑफ द मून इज अबाउट 4 मीटर। अबाउट 4 मीटर मतलब 4 मीटर के आसपास फ्रॉम द सराउंड। तो इस स्टेटमेंट में कुछ भी गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है कि रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट देखना सीखो। ठीक है। कैसे? अब देखो ये बोल रहा है द मून इज, ये जब इसने द मून बोला तो इसने किस मून के बारे में बात करी है? ऑब्वियसली जब हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, लेट अस से मैं कहूं कि राहुल गोज टू XYZ स्कूल, एंड फिर मैं बोलता हूँ द स्कूल इज वेरी बिग, तो मैंने कौन से स्कूल के लिए द स्कूल बोला? XYZ स्कूल के लिए बोला, राइट? लेकिन अगर मैं सिंपली ये बोल दूं द स्कूल इज वेरी बिग, तो मैं कौन से स्कूल की बात कर रहा हूँ? यू डोंट नो। ऐसे ही देखो यहां पर देखो, इसने स्टेटमेंट वन में एक मून की बात करी है, फिर स्टेटमेंट टू में बोला है द मून इज स्प्रेड ओवर एन एरिया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट वन वाले मून की ही बात कर रहा है। और अगर स्टेटमेंट वन में वो मून गलत दिया होता तो इसमें स्टेटमेंट टू का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। दैट इज वाई मैं कहूंगा स्टेटमेंट वन भी सही है। तो ये तो प्योर हम इंग्लिश ग्रामर का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है कि क्या स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है? आप देख रहे हो बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूँ ब्रह्मा सरोवर के वेस्ट साइड में है स्टेटमेंट, ये इस बात से एक्सप्लेन थोड़ी ना हो रही है कि वो उसका साइज कितना है मून का। दैट इज वाई ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट का यूज करो और आप थोड़ी सी बेसिक ग्रामर अगर आपको आती है तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करके ले जाओगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आराम ए कौसर नरनौल। ठीक है। फिर बोलता है टूम ऑफ शेख तैयब कैथल। फिर बोलता है भाई की बावली महम रोहतक। तो इसमें से कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से जो पेयर्स हैं वो सही है, कौन से गलत है वो आपको बताना है। अब इसमें कुछ लॉजिक का यूज नहीं हो सकता, तो मैं क्रॉस लगा देता हूँ। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर आप स्किप कर सकते हो। इसमें इसमें 1 और 2 सही है, 3 गलत है। और आप एक लिस्ट बना के हरियाणा के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को रट सकते हैं। आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि ये बैक टू बैक पिछले 4 पेपर्स में पूछा गया है मॉन्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। सॉरी, वर्ड एसोसिएशन से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है। तो जो भी लोग हरियाणा या वेस्टर्न यूपी के आसपास से आते हैं, उन्होंने खेड़ा या भूमिया वर्ड जरूर सुना होगा। ठीक है। भूमिया बेसिकली क्या होता है? मंदिर होता है वहां पर। ये तो हो गई नॉलेज की बात। चलो नॉलेज की बात नहीं करते हैं, बात कर लेते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज अ गॉड ऑफ होमस्टेड और द विलेज, जिसे हम देवता भी बोलते हैं कि हमारे देवता वहां पर है, वैसा वाला।
तो ये बोल रहा है इट इज अ गॉड ऑफ होमस्टेड और द विलेज। और फिर सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है भूमिया इज वर्शिप्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है। अब वन और टू स्टेटमेंट को देखो तो आप ये तो कह सकते हो कि ये डिविनिटी से रिलेटेड है भूमिया जो भी चीज है। ठीक है। तो दोनों सही होंगे, बिल्कुल सही होंगे। और अगर ये डिविनिटी से रिलेटेड है तो फर्स्ट मिल्क ऑफ काउ और बफलो इज ऑलवेज ऑफर्ड टू भूमिया। ये सही बात है कि हम यही तो करते हैं पूजा वगैरह में। हम पहला जो गाय का या भैंस का जो भी दूध पहला होता है उसके बच्चा होने के बाद, तो हम क्या करते हैं मंदिर में ही तो चढ़ाते हैं। तो ये तो गलत नहीं हो सकते। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा वर्ड एसोसिएशन के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। अगेन जो भी वेस्टर्न यूपी हरियाणा से रिलेटेड लोग हैं वो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये पेरिफेरल नॉलेज से हो रहा है, लॉजिक का यूज करके हो रहा है। देखो लिस्ट वन पढ़ो। घेटी, लागर, बासन और नोहरा। तो बासन और घेटी के बारे में सबने सुना होता है। बासन किसे बोलते हैं? बासन भांडे, बासन बर्तन। ठीक है। तो बासन हम बर्तन को बोलते हैं। तो इसमें से देखो मिल्किंग एनिमल बासन से रिलेटेड, आउटर हाउस नहीं है बासन से रिलेटेड, नेक गर्दन बासन से रिलेटेड नहीं है, पिचर, पिचर किसे बोलते हैं हम? किसी भी कंटेनर को। या फिर हिंदी में देख लो मटकी, तो यही बासन हो गया हमारा। तो सी का जो है हमारा 4 हो जाएगा। अब सी का 4 जहां भी दिया हुआ है उसे हम लगा लेंगे, बाकियों को हम काट देंगे। तो ए और सी को काट देंगे, बचा बी और डी, सी का 4 उसमें ही है। अब आते हैं घेटी। तो घेट या घेटी हम किसे बोलते हैं? जो हमारा थ्रोट है उसे बोलते हैं, राइट। और थ्रोट किससे रिलेटेड है? नेक से। तो ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 किस में? बी में। हमारा आंसर आ गया। तो वर्ड एसोसिएशन करो, बिल्कुल भी जो भी जानी पहचानी चीजें लग रही है उसे वर्ड एसोसिएशन करो, छोड़ के मत आओ कि ये क्या दे दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट प्रिजर्व्ड बाउली इन हरियाणा इज इन महम। अभी अभी हमने महम का नाम पढ़ा था कहीं, अगर आपको याद हो तो जल्दी से पीछे जाके देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 29, भाई की बाउली महम। ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है साफ साफ 3 तो गलत है, लेकिन ये आंसर मैंने अनसॉल्वेबल बोला था। ये तो मुझे आंसर पता है इसलिए मैंने आपके सामने लगा दिया, लेकिन आपको आंसर नहीं पता। मान के चलो आप इस क्वेश्चन को स्किप करके चले गए थे, लेकिन महम के बारे में बात हो रही है, महम को किसी बाउली से एसोसिएट कर रहा है। तो क्या आप ये नहीं सोच सकते कि या तो ये सही होगा, ठीक है, भाई की बाउली या तो सही पेयर है। अगर ये गलत भी है तो हो सकता है कोई बाउली से रिलेटेड हो, बस भाई की बाउली ना हो, कोई दूसरी बाउली हो। अगर आप इतना दिमाग लगा सकते हो तो आप कह सकते हो कि महम में पक्का कोई बाउली तो होगी। ठीक है। अब फाइनेस्ट एंड बेस्ट प्रिजर्व्ड की डेफिनेशन क्या है? मैं कैसे डिफाइन करूंगा कौन सी बेस्ट प्रिजर्व्ड है? सफाई देख के या टाइम देख के कि वो कितने टाइम से प्रेजेंट है? यू नेवर नो, राइट। तो बेस्ट प्रिजर्व्ड या फाइनेस्ट प्रिजर्व्ड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाउली और महम को मैं अगर एसोसिएट कर पाऊं तो मैं कह दूंगा ये स्टेटमेंट है सही। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। द कॉइन मोल्ड्स ऑफ द लेटर योद्धास of the 3rd 4th century AD have been found in large number in रोहतक। अब मैंने आपको ट्रिक बताई है, हिस्ट्री में क्या होता है, मैं बोल देता हूं वर नॉट फाउंड। तो इसे प्रूव कैसे करोगे? हाउ डू यू नो कि रोहतक में नहीं मिला था? है, क्या पता कहीं कोई कॉइन मिल गया हो, किसी ने ना बताया हो। तो ऐसी स्टेटमेंट को गलत नहीं करते वो। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी सही। एन इमेज ऑफ कार्तिकेय sitting in Lalit Asan on a peacock has been discovered in खोकराकोट। अब खोकराकोट का तो नाम ही किसी के दिमाग में नहीं आएगा अगर ये सही नहीं होगा तो। और वैसे भी एक इमेज की बात हो रही है, ये किसी मंदिर में किसी किसी भी चीज में मिल गई हो ये इमेज, तो गलत कैसे कर सकते हैं सब? हाउ डू यू नो कि ये नहीं मिली है? अगर मिली है ये कह रहा हूं तो यस यू नो, अगर मिली है तो किसी को पता होगा, उसने बता दिया होगा, कहीं से पढ़ लिया होगा। तो ये सही ही है, गलत नहीं कर सकते हम इसे प्रूफ, सही तो कर सकते हैं। दैट इज वाई इसका आंसर है सी। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अरेंज द फॉलोइंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स
heritages in order of their year of induction into the यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ये एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्योंकि जब ये क्वेश्चन पेपर आया था, जब ये एग्जाम हुआ था, तो ये 2024 में ये एग्जाम हुआ था, उसके बाद हमारा कुंभ मेला आने वाला था। तो कुंभ और 2017 में कुंभ को हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड भी किया गया था। दैट इज वाई इसके बारे में न्यूज में भी था ये, क्योंकि एक तो मेला आने वाला है और 2017 में काफी लेट ऐड भी हुआ है, तो ये न्यूज में चल रहा था उस टाइम पे काफी। तो करंट अफेयर की वजह से ही इजी हो गया था क्वेश्चन। तो जहां भी फोर एंड में दिखे आपको, वो ऑप्शन आपका सही है। दैट इज वाई सी और डी कट जाते हैं और भी बचते हैं हमारे। अब अगर आप लॉजिकली देखें, तो रामलीला बहुत पहले से चली आ रही है और बहुत फेमस भी है, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। तो देर आर हाई चांसेस कि रामलीला को तो बहुत ही पहले ऐड कर लिया गया होगा। तो थ्री हमारा जहां भी सबसे आगे आए वो हमारा आंसर। तो इस हिसाब से हमारा ए हो जाता है आंसर। ठीक है, थ्री और फोर के बारे में पता है तो। लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो चारों ही ऑप्शन है, ये कमीशन ने बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। देखो, कलबेलिया एक्चुअली 2010 में ऐड हुआ था, बुद्धिस्ट चैंटिंग 2012 में, रामलीला 2008 में हुआ था, और नौरोज 2009 में हुआ था। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑर्डर बनता है 3, 5, 1, 2 एंड 4। और ये ऐसा वाला ऑर्डर हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो कमीशन की ये गलती है एक्चुअली। और क्योंकि वो बहुत हाई एंड अप्रोच रखते हैं, कट ऑफ नहीं बताते, मार्क्स नहीं बताते, तो हम कुछ कह भी नहीं सकते इसके बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, a rag is associated with a specific mood, time of the day and season. For every rag there are six female consorts called raginis. तो इस स्टेटमेंट में सब कुछ सही है, बस सिक्स नंबर जो है ये गलत हो सकता है, और तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं स्टेटमेंट टू। रागमाला पेंटिंग्स आर पिक्टोरियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ राग एंड रागिनीज। अब देखो, रागिनीज को फर्स्ट स्टेटमेंट में एसोसिएट मतलब मेंशन किया गया, और सेकंड स्टेटमेंट में भी बोल दिया। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट से मुझे समझ में आ रहा है कि रागिनी वाला जो फैक्ट है स्टेटमेंट वन में, वो तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन सही है और स्टेटमेंट टू भी सही है, क्योंकि रागमाला पेंटिंग्स की बात हो रही है। पेंटिंग्स बेसिकली पिक्टोरियल इंटरप्रिटेशन ही तो होती है किसी चीज की, और राग और रागिनी के बारे में स्टेटमेंट वन में ये बात कर ही रहा है, तो ये भी सही होगा। हेंस दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है हमारे। तो हमारा बी जो है, ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं इस पे। देखो, ये बोल रहा है आदित्य L1 अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। देखो, आदित्य L1 नाम से पता लग रहा है हमें, L1 क्या लैंग्रेंज पॉइंट होता है, नहीं पता तो अब जान लो। लैंग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ग्रेविटी का असर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो ये एक स्लोपिंग दीवार है, और ये एक स्लोपिंग दीवार है, और यहाँ पे ऐसे फ्लैट लाइन है थोड़ी सी। तो अगर आप बॉल को यहाँ रखोगे तो वो यहाँ गिर जाएगी, बॉल को यहाँ रखोगे यहाँ गिर जाएगी, लेकिन बॉल को यहाँ रखोगे तो वो रुक सकती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा है इसे नीचे ले जाने के लिए। हालांकि ये वाला असर तो हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन नीचे ले जाने के लिए नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम लैंग्रेंज पॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, इसे लैंग्रेंज पॉइंट नहीं बोलते हम। तो स्पेस में एक ऐसा पॉइंट होता है, मान लो ये सन है, ये ग्रेविटेशनल पुल सन का तो बहुत ही ज्यादा अर्थ से,
तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा वो इसकी तरफ पुल हो जाएगा, सन की तरफ। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा वो भी सन की तरफ पुल होगा, कोई यहाँ पर होगा सन की तरफ पुल होगा। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँ तो क्या वो नहीं होगा? ऐसा है तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर सन की ग्रेविटी ज्यादा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सन की ग्रेविटी ज्यादा है, और इस पॉइंट पर अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है। तो मैं ये नहीं कह सकता इन दोनों के बीच में कोई जगह तो ऐसी होगी जहां पर दोनों की ग्रेविटी बराबर रही होगी, तभी तो सन की ज्यादा है, वहां इधर जा रहे हैं तो सन की कम होती जा रही है और अर्थ की ज्यादा होती जा रही है, और इधर जा रहे हैं तो अर्थ की कम होती जा रही है सन की ज्यादा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों की ग्रेविटी बराबर होगी, उस पॉइंट, उसको मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ, ये वाला ब्लू कलर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ। तो क्या ये ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं तो ना तो इसे अर्थ अपनी तरफ खींच पाएगा ना सन अपनी तरफ, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। तो अच्छा, ये तो मैं आपको समझाने लग गया, सॉरी, हम तो लॉजिक से सॉल्व कर रहे थे। आदित्य L1, और आदित्य वैसे भी हम हिंदी में किसको बोलते हैं, सन को ही तो बोलते हैं। तो आदित्य L1 एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है और इसके 9 पेलोड्स हैं डिजाइन टू स्टडी द सन। अब इस स्टेटमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी, बस एक नंबर है 9 पेलोड्स, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आते हैं सेकंड पे। बाकी अभी मैं राइट नहीं लगाता हूँ क्योंकि वी डू नॉट नो कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द VELC विल टेक इमेज। अब इसने 9 पेलोड्स की बात करी है, अब हो सकता है 9 की जगह 10 हो, 9 की जगह 8 हो, 7 हो, 5 हो, हमें नहीं पता। लेकिन VELC, अब इसने किसी पेलोड का नाम लिया, विल टेक इमेज ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर द कोरोना एट हाई रेजोल्यूशन एंड टाइम केडेंस। हाई रेजोल्यूशन, भाई अगर फोटो लेंगे हम स्पेस के किसी ऑब्जेक्ट की तो लो रेजोल्यूशन में तो लेंगे नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज से मुझे। और ये बोल रहा है टाइम केडेंस, ये केडेंस वर्ड देख के तो मैं वैसे भी नहीं काटूंगा इसको, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स डिक्शन, कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी, और वो एग्जामिनर अपनी तरफ से तो यूज करेगा नहीं। जिसने भी क्वेश्चन पेपर सेट किया है उसने कहीं से कॉपी पेस्ट ही किया होगा इसे, तो ये गलत नहीं हो सकता। स्टेटमेंट 2 को तो मैं एब्सोल्युटली सही मानूंगा। अब आ जाते हैं इसमें स्टेटमेंट 3 पे। आदित्य L1 कैरीज एन अल्ट्रा वायलेट इमेजर। तो एक तो अल्ट्रा वायलेट इमेजर है, और बोल रहा है 3 एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर है, और बोल रहा है 4 इन सीटू इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इसमें से कुछ भी गलत हो सकता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, यस, ठीक है। और देखो स्टेटमेंट में 9 पेलोड्स बोल रहा था, अब जल्दी से फटाफट गिन लो। यहाँ 9 पेलोड्स है और यहाँ कितने गिनवा रहा है ये। एक तो हो गया हमारा अल्ट्रा वायलेट इमेजर, 3 हमारे एक्सरेज हो गए, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और 4 हमारे हो गए इन सीटू स्टेटमेंट इंस्ट्रूमेंट। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और एक इसने स्टेटमेंट 2 में VELC की भी तो बात करी है, ऐड करा, कितने हो गए, 9। तो आप मुझे बताओ, ये बहुत ज्यादा चालाकी नहीं दिखा रहा कि इसने 9 पेलोड्स बोला था और ये ऐड करके हमें 9 ही दिखा रहा है। तो ये तो बिल्कुल क्या कर रहा है, ऑब्वियस बना रहा है कि ऑब्वियसली ये सही होंगे होंगे, और जहां भी मैंने बोला ये ऑब्वियस बनाए वो गलत है। दैट इज वाई मैं कहूंगा 1 एंड 3 दोनों ही गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्चुअली इसमें 7 पेलोड्स होते हैं, 7 पेलोड्स होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारा VELC, C स्टैंड्स फॉर कोरोनाग्राफ, कोरोनाग्राफ मतलब कोरोना की पिक्चर लेने वाला। अब कोरोना क्या होती है, बाकी के सन के मुकाबले बहुत ही कम लाइट एमिट करती है, जिसकी वजह से मुझे टाइम केडेंस बहुत ज्यादा हाई चाहिए। अब लॉजिक खत्म हो चुका, अब आप मैं नॉलेज दे रहा हूं जिससे कि आप ये चीज सीख जाए। हाई टाइम केडेंस का मतलब है हाई लाइट एक्सपोजर, मतलब कैमरा के शटर बहुत देर में बंद होंगे, जब हम कैमरा को क्लिक करेंगे शटर देर में बंद होगा, उससे क्या होगा, ज्यादा लाइट कैमरा के अंदर आ पाएगी, तो डार्कर ऑब्जेक्ट्स को भी वो
उसकी इमेज कैप्चर कर पाएगा। तो हाई टाइम केडेंस चाहिए। एक तो हो गया हमारा VELC, ठीक है। एक होता अल्ट्रा वायलेट इमेजर, जो अल्ट्रा वायलेट रेज की इमेज भी ले लेता है, ठीक है। फिर ये 3 एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर की जगह एक्चुअली 2 एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर है। कौन कौन से? एक तो सॉफ्ट रेज के लिए जिनकी एनर्जी लो होती है, और एक हार्ड रेज के लिए, एक्स रेज के लिए। और बाकी 3 हमारे इन सीटू इंस्ट्रूमेंट थे। इसमें कौन कौन से थे? एस्पेक्स और पापा। ये सबको याद था क्योंकि पापा बहुत इजी है। और एक था मैग्नीटोमीटर। तो ये सब थे हमारे। सॉरी। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये बोल रहा है क्रेस्ट, मुझे नहीं पता क्या है। ये बोल रहा है ये होसकोटे में है, होसाकोटे, होसकोटे, जो भी बोलना चाहे आप इसे। फिर बोल रहा है सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? कोडाई कनाल में, नहीं पता मुझे। रेडियो ऑब्जर्वेटरी गौरी बिदनूर, नहीं पता मुझे। मुझे तीनों का नहीं पता। मैं फिर भी आंसर लगाऊंगा ऑल थ्री पेयर्स। अब मैं बताऊं क्यों? क्योंकि देखो, इसने कैसी कैसी सिटीज के नाम दिए हैं जिनका नाम भी हमने नहीं सुना है। ये भी नहीं सुना होसाकोटे, हमने कोडाई कनाल भी नहीं सुना। कोडाई कनाल शायद हमने एक बार हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में पढ़ लिया हो, लेकिन यूजुअली ये कोई बहुत फेमस सिटी है नहीं। और तीसरा है गौरी बिदनूर, ये भी हमने नहीं सुना। अगर हमने नहीं सुना तो मैं क्यों कह रहा हूँ तीनों करेक्ट होंगे? क्योंकि अगर ये सिटीज सही नहीं होते तो यहाँ पर आते ही नहीं ये। इसने क्यों सोलर ऑब्जर्वेटरी के सामने कोडाई कनाल की जगह कावेरी पट्टनम या फिर कन्याकुमारी या फिर तिरुवनंतपुरम नहीं लिखा? क्योंकि ये सिटीज बहुत सिंपल हैं, इनके नाम हमने पढ़े हुए हैं। इसने क्यों कोच्चि नहीं लिखा? समझ रहे हो ना? तो जब बहुत ज्यादा ऐसी अननोन नाम आ जाए, वियर्ड, अननोन, अनहर्ड ऑफ, ऐसी चीजें जब आ जाएं तो ये हमारे यूजुअली क्या होते हैं? बिल्कुल करेक्ट होते हैं, ठीक है। ये पैटर्न है, दैट इज वाई मैं ऑल थ्री लगाऊंगा। फिर बढ़ जाऊंगा आगे। अब आते हैं हम 37 पे। इंटेलिजेंट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तमारा, ठीक है। अमृत 2.0, हमें पता है अर्बन प्लेसेस के डेवलपमेंट के लिए है। तो ये बोल रहा है प्रिजर्विंग सर्वेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो हमारा 2 तो सही है, 1 और 3 के बारे में हमें नहीं पता। फिर आता है प्लैश बॉट, डिफ्यूजर एरेटर फॉर बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज। तो वाटर के बारे में बात हो रही है, 2 सही है हमारा, मुझे इतना पता है। तो एटलीस्ट 1 पेयर तो सही होगा। तो नन वाला तो आंसर कट जाता है यहाँ से। अब उसके आगे मुझे नहीं पता। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है अनसॉल्वेबल है, और 50-50 पे भी नहीं पहुंचे, तो हम इस क्वेश्चन को स्किप मार के आगे बढ़ सकते हैं। हाउएवर इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, करेक्ट आंसर है इसका ओनली 2 पेयर्स, ठीक है। ये जो हमारा लास्ट वाला है ना, प्लैश बॉट, ये गलत है। ये जो प्लैश बॉट है, ये कोई एरेटर नहीं है। ये क्या करता है? वाटर बॉडीज में से वीड का रिमूवल करता है। वीड मतलब वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। अब ये बोल रहा है अद्विका चिकपी, मतलब आद्विका जो है एक चिकपी, छोले के एक स्पीशी का नाम है, ये बोल रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप में से कोई भी है जो आद्विका को चिकपी या छोले से एसोसिएट करेगा कभी भी लाइफ में? अगर ये बात सही नहीं होगी तो, क्योंकि ये एक्चुअली सही पेयर है, तभी उसने, एग्जामिनर ने आद्विका को चिकपी से मैच किया हुआ, वरना कभी वो अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोच सकता था कि किसी छोले के स्पीशी का नाम आद्विका होगा। तो ऐसे वाले को हम बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं कर सकते।
मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो पैटर्न है कि रैंडम चीजें कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, जो रैंडम नाम है वो गलत नहीं होते। 2 और 3 बहुत इजी है, ये तो न्यूज में बहुत रहे थे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पंचामृत, वो जो 5 वाउस थे हमारे क्लाइमेट एक्शन के लिए, मोदी जी ने दिए थे। और मिशन लाइफ, ये भी मोदी जी ने दिया था। ठीक है, लाइफ स्टाइल इज इन हार्मोनी विद इकोलॉजिकल वेलबींग, तो इसमें हमारे 3 पेयर्स 3 के 3 सही हो जाते हैं बिल्कुल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। भारत एग्री इंफ्रा फंड। ठीक है, अब देखो, याद रखना इसमें 2 बार ए आ रहा है। कोई तो एग्रीकल्चर के लिए स्टैंड कर सकता है, तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि ये करेक्ट हो। ठीक है, और देखो ये बहुत रैंडम भी लग रहा है कि कोई भारत नाम दे दिया, उस एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड से मैंने एसोसिएट कर दिया। अगर ये करेक्ट नहीं है तो कैसे एसोसिएट कर दूंगा, तो ये तो करेक्ट है एक्चुअली। फिर आते हैं हम लॉन्ग पी पॉटरी, छत्तीसगढ़। सुलूर बेम्बू विंड फ्लूट, ये है मणिपुर। तो अगर आप गौर से पढ़े तो आपको ये लोंगपी नाम जो है, ये आपको ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न लग रहा होगा। और अगर लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ये मणिपुर से है। और क्योंकि ये मणिपुर से है तो मणिपुर वाला जो वो गलत हो जाएगा, और 2 भी गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 इज द करेक्ट पेयर हेयर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई चीज रैंडम है तो वो सही होगी। बाकी आप वर्ड एसोसिएशन करके देखें तो लॉन्ग पी मुझे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट लग रहा है छत्तीसगढ़ के मुकाबले। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 क्या बोला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू फ्री कोचिंग स्कीम अंडर द अम्ब्रेला स्कीम श्रेयस। श्रेयस की बात हो रही है, ये तो काफी इजी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत था श्रेयस जब आया था। एनीवे पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड्स कोचिंग फॉर गुड क्वालिटी फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एससीज ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज। एससीज ओबीसीज तक तो सही था। आप मुझे ये बताओ माइनॉरिटीज क्यों आया यहाँ पर। एक जगह हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हैं, और फिर हम रिलीजन बेस्ड भी रिजर्वेशन दे रहे हैं। हाँ, रिलीजन पे तो कभी नहीं होती ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर आते हैं, द सीलिंग ऑफ टोटल फैमिली इनकम इनकम अंडर द स्कीम इज ₹8 लाख पर एनम। तो 8 लाख पर एनम दिया हुआ है इसने। इससे नीचे नीचे जिनकी इनकम होगी, उन्हीं फैमिलीज को इस स्कीम में एडवांटेज या फिर फायदा दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा। इसे आप सही गलत दोनों मान सकते हो, 8 की जगह। द रेशियो ऑफ एससी ओबीसी स्टूडेंट्स इज 70-30। कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही अभी तक तो मुझे, क्योंकि ठीक है 70-30 है, हो सकता है 60-40 हो जाए, लेकिन वो हो सकता है, अभी काट तो नहीं सकता मैं इसे। एंड 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल्स इन ईच कैटेगरी। फीमेल्स को भी एम्पावर कर रहा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बस ये नंबर्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये बोला द रेशियो ऑफ एससीज ओबीसीज एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैव बीन फिक्स्ड एट 50-30-20। 50-30-20। अब तो 4 गलत होगा या 3 गलत होगा, क्योंकि 50-30 या 70-30, तो एक को तो गलत होना ही है। और अभी अभी स्टेटमेंट वन में देखा, माइनॉरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो इंडिया में चलता ही नहीं। तो मैं 4 को काट दूंगा, और क्योंकि 4 गलत है तो ये सिमिलर स्टेटमेंट है 3 और 4, शेयर की बात कर रहे हैं उनके, तो 3 सही हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 1 और 4 नहीं होने चाहिए आंसर में, और 3 होना चाहिए। तो मेरा ए बी डी कट जाएगा, सी हमारा आंसर बचेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना सबको याद होगा, बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे सबके, जितने भी एलिजिबल लोग थे।
ठीक है। इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। फाइनेंशियल सर्विस ऑब्वियस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो बैंक अकाउंट खुलवा रहे तो फाइनेंशियल सर्विसेज तो मिलेंगी ही, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या फिर इंश्योरेंस, या फिर बैंक अकाउंट डिजिटाइजेशन वगैरह वगैरह। लेकिन सोशल सर्विस क्या होती है? हेल्थ, सैनिटेशन, क्या ये बैंक अकाउंट से रिलेटेड है? नहीं। तो मुझे सोशल सर्विस तो यहाँ गलत लग रहा है, तो मैं इसे गलत मान लूंगा। फिर आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडर रीच। तो यस, हम डिजिटल बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का यूज तो कर ही रहे हैं हम। उससे कॉस्ट भी कम हो रही है, लोगों को आना जाना नहीं पड़ रहा है बार बार बैंक ब्रांच में अपने, राइट। और वाइडर रीच भी हो रही है, तो इसमें तो कोई गलती है नहीं। अब आते हैं थर्ड पे, ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन कैंप मोड विद मिनिमम बैलेंस ऑफ 500। मिनिमम बैलेंस 500 चाहिए और जीरो चार्जेस होंगे। तो देखो, जीरो चार्जेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एम्पावर कर रहे हैं सिटीजन को। लेकिन मिनिमम बैलेंस 500 रुपीज बोल रहा है ये कुछ भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लग रही है। और एक्चुअली आपको याद होगा जनधन अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी मेरी गलत। तो वन गलत, वन को काटते ही एक्चुअली मेरा आंसर आ जाएगा, आगे मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी देखो, हमें री तो करना होता है अपना लॉजिक, इसलिए हम सब कुछ पढ़ेंगे। वन गलत होती, तीन ऑप्शन कट गए। टू सही होना चाहिए, थ्री भी नहीं आना चाहिए। तो देखो मेरे आंसर में थ्री नहीं आ रहा, टू आ रहा है। तो अभी तक तो बहुत सही जा रहा हूं मैं। फोर्थ देख लेते हैं, इशुएंस ऑफ इंडिजिनस डेबिट कार्ड। यस बिल्कुल, जैसे रुपे कार्ड है, ये भी तो मिलते हैं हमें, तो फोर भी आना चाहिए। तो टू और फोर हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भाई समुद्रगुप्त गुप्ताज व्याघ्र शैली पोस्चर्स रिवील हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वेस्ट। तो इस स्टेटमेंट में बस वेस्ट गलत हो सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। और वैसे चलो आगे पढ़े, बात करूंगा उसके बारे में। द कॉइन्स ऑफ अशोक एरा गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज गवर्नेंस सिस्टम। अब जो लॉजिक मैंने आपको सिखाया है, वो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे कि सेकंड स्टेटमेंट तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। द कॉइन्स ऑफ अशोक एरा गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज गवर्नेंस सिस्टम, कि अशोक एरा के कॉइन है, ऑब्वियसली उसकी गवर्नेंस सिस्टम के बारे में तो हमें नॉलेज देंगे ही देंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। नॉलेज बेस्ड नहीं, लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं। जब भी हम अशोकन एम्पायर पढ़ते हैं, क्या कभी भी किसी ने, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, कभी भी किसी ने कॉइन्स के बारे में पढ़ाई करी है एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? हमने पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करी है, हमने रॉक इंस्क्रिप्शंस की बात करी है, क्या हमने कभी कॉइन्स की बात करी है? नहीं। क्योंकि अशोकन एम्पायर या अशोकन एम्पायर से रिलेटेड कॉइन्स मिले ही नहीं है। तो अगर कॉइन्स की बात नहीं करते हम, तो कॉइन्स हमें इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं? दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लेकिन इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए भाई, लॉजिक से काम नहीं चलेगा, लॉजिक से तो लगेगा यस। फिर आते हैं हम थर्ड पे। ऑन वन ऑफ द सील्स ऑफ सातवाहना किंग शतकर्णी अ पिक्चर ऑफ अ शिप इज एनग्रेव्ड विच इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ओवर सी। कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही इस स्टेटमेंट में मुझे, बिल्कुल सब्जेक्टिव सा स्टेटमेंट है। फिर आते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट अश्वमेध यज्ञ इज फाउंड इन कॉइन्स ऑफ कुमार गुप्ता अश्वमेध स्टाइल। अब कॉइन का नाम ही अश्वमेध स्टाइल है, तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो बात करेगा ही, बिल्कुल सही है। तो देखो हमारा थ्री फोर सही है, टू गलत है। थ्री फोर सही है, टू गलत है, एक ही स्टेटमेंट हमारा मैच कर रहा है, सी। थ्री फोर दोनों सही हो, वो सी में है और कहीं नहीं है, दैट इज वाई सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43, लिस्ट वन लिस्ट टू। भाई ये चारों ही नाम ऐसे जो मैंने लाइफ में कभी नहीं सुने, तो इस स्टेटमेंट को मैं बोलूंगा नॉन नॉट सॉल्वेबल लॉजिकली, और मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर है डी, लेकिन सॉल्वेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन बोलता है दिलमून या दिमून। ये एचसीएस की बहुत बड़ी गलती है, ना तो स्पेलिंग अच्छे से चेक करते हैं, ये दिलमून है ना कि दिमून है। हम इसके बारे में
11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है। और बाकी हम लॉजिकली भी इसे देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मकान, मेलुहा, ऊर। वैसे तो देखो दिलमून और मेलुहा और ऊर ये तीनों टर्म को हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं कि भाई नॉलेज नहीं है, तो कैसे करेंगे सॉल्व इसे। इसमें देखो बी, मकान, और अब लिस्ट टू पढ़ो। सिंध एरिया, मेसोपोटामियन एरिया, बहरेन आइलैंड, माकरान कोस्ट। मकान और माकरान आपको एक से नहीं लग रहे, तो बी का 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो बी का 4 एक में ही है, डी में, दैट इज वाई डी इज द आंसर। बाकी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक की जरूरत है भी नहीं है, तो नॉलेज से पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया होता है। दिलमून हम बहरेन आइलैंड को बोलते हैं, मेलुहा जो है वो सिंध एरिया को बोलते हैं, और उर जो है मेसोपोटामियन पोर्ट को बोलते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। डिफिकल्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, सॉल्वेबल नहीं है अगर नहीं आता तो, लेकिन अगर हिंदी आती है और हिंदी अच्छे से पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि निषाद हम किसे बोलते हैं। ऐसे लोग जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो जंगल में रहते हैं। भाई हिंदी वर्ड निषाद का मीनिंग ही है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं। और आपने आंखें तक या आंखें तक इसको भी पढ़ा होगा हिंदी में। ये वो लोग होते हैं जो शिकार करते हैं जंगल में, ठीक है। अगर ऐसा है तो ए का 4 आपको मिल जाएगा। ए का 4 हमारा एक ही उसमें बी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सॉल्वेबल नहीं है लॉजिकली, नॉलेज होगी तो ही सॉल्व कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। अगेन लॉजिकली नॉट सॉल्वेबल। बस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हम इस पे 50-50 पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने हिस्ट्री में पट्टडकल के बारे में पढ़ा हुआ है। ये बीजापुर कर्नाटक में है, ठीक है। तो डी का 2, बी या डी, 50-50 पे पहुंच रहे हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। और क्योंकि लॉजिकली सॉल्वेबल नहीं है तो ज्यादा डिस्कशन इस पे मैं करूंगा भी नहीं। आप देख सकते हो, जो आपको सही लगे दोनों में से वो आप लगा सकते हो। इसका एक्चुअल आंसर है आंसर डी, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, द विरूपाक्ष टेम्पल वॉज बिल्ट इन 16th सेंचुरी। विरूपाक्ष टेम्पल को 16th सेंचुरी में बनाया गया था। बिल्कुल गलत किया जा सकता है, हो सकता है 16th में ना किसी और सेंचुरी में बनाया गया हो, है ना। स्टेटमेंट 2, द पवेलियन इन फ्रंट ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्ण देव राय, ठीक है। पवेलियन है विरूपाक्ष टेम्पल का, जो मंडप बोलते हैं, ऐसे वाला नहीं था वो जहाँ शादियां वगैरह करवाते थे वो लोग, जैसे सॉरी। तो ये मंदिर है पीछे, मंदिर पूरा, और यहाँ पे वो पिलर्ड हॉल जिसे बोलते हैं, हम बुक्स में पढ़ा है हमने, वो मंडप हो गया। इसके बारे में हमने पढ़ा भी होता है, कृष्णदेव राय ने ही एक्चुअली बनवाया था ये। तो अगर नॉलेज है तो सही है, हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आंसर है इसका डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। भक्ति सेंट शंकर देव एड्रेस्ड वैष्णव धर्म एज भगवती धर्म, ठीक है। अब ये गलत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों ही चीजें बहुत रैंडम है, ठीक है। और रैंडम चीजें अक्सर सही होती हैं। शंकर देव से मेन कॉम्पोजिशन इज कीर्तन घोष, अगेन रैंडम चीज है इसलिए सही है, इसे गलत नहीं कर सकते हम। हेंस मैं कहूंगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पुराण कॉल द सतवाहनास आंध्र भृत्य एंड आंध्र जात्य। रैंडम टर्म्स है, आंध्र भृत्या, आंध्र जात्या। अगर नहीं होता तो कैसे दिमाग में आता, तो ये सही हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप में से कोई भी यूपीएससी सिविल सर्विस के पेपर्स भी देखता है तो आप देखोगे कि ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है कि आंध्र
आंध्रा किसको बोला गया था, सातवाहना को? ये शायद 2023 में पूछा गया था। तो पीवाईक्यू की नॉलेज से भी हो सकता है, बाकी इतना रैंडम है कि इसे गलत नहीं कर सकते हम। सेकंड, द हिस्ट्री ऑफ सातवाहना इज स्पेशली फाउंड इन विष्णु एंड भागवत पुराण। देखो विष्णु एंड भागवत पुराण में होती है, लेकिन द क्वेश्चन इज क्या ये स्पेशली उन्हीं पुराण में होती है या और में भी होती है? हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। सातवाहनों का इतिहास विष्णु एवं भागवत पुराण में विशेष रूप से मिलता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में हमने पढ़ा है सातवाहना के बारे में कि भाई पुराण से इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन स्पेशली किसी पुराण से मिलती है ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज वाई इस स्टेटमेंट को मैं गलत मान सकता हूँ। स्पेशली एक ट्रैप वर्ड है, याद रखना। जब ये आएगा तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा मुझे। ऐसे ही वो रेगुर सॉइल वाले क्वेश्चन में देखो, इसने मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है मुझे, बहुत गलत तरीके से सेट किया इन्होंने क्वेश्चन। एक मिनट दिखाता हूँ आपको। गिव मी अ कपल ऑफ सेकंड्स, मैं ढूंढता हूँ कौन सा क्वेश्चन था वो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसने मोस्टली बोला है। जब ये ऐसे वर्ड्स यूज करता है तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हालांकि मुझे इसका लॉजिक अभी भी समझ में नहीं आ रहा, बट मोस्टली की वजह से भी आप कह सकते हो कि ये गलत है। ठीक है, बैक टू वेयर वी वर। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा था, 49। तो स्पेशली की वजह से मैं इसे गलत कर सकता हूँ। फिर आता हूँ थर्ड पे। नेम्स ऑफ मोर देन 100 किंग्स ऑफ सातवाहना आर फाउंड इन पुराण। मोर देन 100 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, और इतने डिटेल में तो हम सातवाहना को जानते भी नहीं है। तो ये भी गलत है। दैट इज वाई मैं कहूंगा ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कबीर ग्रंथावली इज रिलेटेड टू दादूपंथीज ऑफ राजस्थान। अब ये बोला रिलेटेड टू, कितना वाटर डाउन है, कितना डाइल्यूट है ये टर्म। ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई है कि जब डाइल्यूट टर्म हो तो सही होता है वो। अब कबीर ग्रंथावली कैसे भी रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है दादूपंथी उसे फॉलो करते हो सकता है उनके बारे में कभी कोई डिस्कशन कर लिया गया हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ बता दिया गया हो। रिलेटेड का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तो बहुत ही वाइड स्कोप है इसका सही होने का। दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैं इसे सही मानूंगा। अब आता हूँ नेक्स्ट पे। मीराज टीचर रायदास वॉज अ वीवर। अब इसमें दो गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है मीरा के टीचर रायदास ना रहे हो सकता है वो वीवर ना हो। ठीक है, तो इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैं इसे गलत मानूंगा। मलिक मोहम्मद जैसी promoted the establishment of prayer halls like नामघर। अब मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो तो मुस्लिम है। ठीक है, और नामघर तो ये क्या है, ये तो असम में होते हैं, बहुत फेमस है, सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। शंकर देव ने चालू किए थे। ठीक है, तो कैसे ये रिलेटेड हो सकता है, नहीं राइट, तो इसे भी मैं गलत मानूंगा। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि इसमें थोड़ी नॉलेज की जरूरत है, बट ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा होगा ये पेपर पिछले पेपर के मुकाबले काफी डिफिकल्ट है, और इसमें लॉजिकली सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल है। इस वजह से इसकी कट ऑफ भी नीचे आ रही है। तो डू नॉट लूज योर होप। आप बिल्कुल अपने लॉजिक्स को ऑन पॉइंट रखें, बार बार प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आप एग्जाम टाइम में एक्चुअली उन्हें यूज कर पाओगे। जैसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गेम सीखा, फुटबॉल खेलना सीखा, जब आपका एक्चुअल मैच होता तो आप उतना कुछ नहीं कर पाते ना गेम में, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस में सीखते हो उतना कभी यूज हो ही नहीं पाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करो कि एक्चुअली आप पेपर में यूज कर पाओ। आपको एक चीज बताता हूँ मैं, रोज मैरी वांजीरू। ओके, ये नाम आप सर्च करना गूगल पे, रोज मैरी वांजीरू। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स
टॉप मैराथनर हैं, कीनिया से आती हैं। इनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। इन्होंने बोला था, यू वर्क हार्ड, यू विन इजी, बट यू विन इजी। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे आप प्रैक्टिस में, आपकी जीत उतनी ही इजी हो जाएगी बैटलफील्ड में। बट यू विन इजी, लेकिन आप जीतोगे बहुत आसानी से। इसने इस बात पे एम्फेसाइज किया है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बार बार इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करो। यहाँ नहीं तो यूपीएससी के पेपर उठा लो, हरियाणा सिविल सर्विसेज का और पेपर उठा लो, हरियाणा एससीएस के एचपीएससी के और पेपर उठा लो, मतलब सिविल सर्विसेज से अलग लेके यूपी पीसीएस के पेपर्स उठा लो। कुछ भी उठाओ लेकिन प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि ये आपके दिमाग में इनग्रेन हो जाए, ये ट्रिक्स आपको चमकने लगे पेपर पे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप पेपर में यूज नहीं कर पाओगे। मैं लिख के देता हूं आपको इस बात को। यहाँ देख के बहुत इजी लगता है, आपके कमेंट सेक्शन में चेक करता रहता हूँ तो मुझे, मैं देखता हूँ आप लोग काफी एक्साइटेड हैं, आप में से काफी लोग आप कहते हैं बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है। बट ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ अपनी वीडियो प्रमोट करने के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि देखते जाओ और हो जाएगा पेपर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बार बार रिपीट नहीं करोगे, तो पेपर में आप यूज नहीं कर पाओगे इन्हें। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, ज्यादा से ज्यादा पेपर्स उठाओ और बार बार इन्हें रिपीट करो कि आपके दिमाग में इनग्रेन हो जाए। इफ नीड बी तो आप वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके बार बार देखो सीरीज को, ठीक है? तभी जाके आपका एक इनग्रेन हो पाएगा और तभी आप यूज कर पाओगे। और मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, जब मैंने ये सब सीखा था, जब मैंने ये सब डिस्कवर किया, तो पहले अटेम्प्ट में मुझसे नहीं हो पाई थी ये चीजें, पेपर में बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो कि इनग्रेन हो जाए, आपकी मसल मेमोरी में आ जाए, तब जाके आप ये चीजें यूज कर पाते हो। तो ज्यादा की जगह मेरा मानना है रेपिटेशन ज्यादा करो, कंटेंट ज्यादा होने की जगह रेपिटेशन ज्यादा होनी चाहिए। The relationship between the statement, the rule of switch, the random one, the obvious one, the trap words, the good words, है ना? और मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा। इतनी सारी टेक्निक्स हैं कि आपके दिमाग में रहेंगी ही नहीं। मैं कहता हूँ इतना प्रैक्टिस कर लो कि ये आपके दिमाग से निकले नहीं, इनग्रेन हो जाए। अगर ऐसा होगा तो आप एग्जाम डे पे यूज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, नेक्स्ट 2 पार्ट्स में, नेक्स्ट 1 पार्ट में ही हम इस पूरे सीरीज को खत्म कर दें। जिससे कि मैं इतना ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ, इतने ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए ले रहा हूँ एक ही वीडियो में, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। एक एक पार्ट 10-10 क्वेश्चन का करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू फॉर द डे, दैट्स इट।